गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। वेरी गुड इवनिंग राजकुमार, अनुराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लास्ट सेशंस में हमने आंसर राइटिंग के बारे में कुछ डिस्कशन किया है। एक अच्छा आंसर कैसे लिखा जाता है, एक अच्छा आंसर का फॉर्मेट क्या होता है, एक टॉपर किस प्रकार से आंसर लिखता है, ये सेशन हमने किया था। उसके बाद उसी फॉर्मेट के अंदर तीन भाग हमने देखे थे कि जब भी कभी हमें आंसर राइटिंग करनी है, एक इंट्रोडक्शन लिखना है, परिचय लिखना है, एक मेन बॉडी लिखनी है और एक कंक्लूजन लिखना है। इंट्रोडक्शन के बारे में एक अलग से सेशन हमने किया कि किस प्रकार से एक अच्छा इंट्रोडक्शन, एक अच्छा परिचय लिखा जा सकता है। ये हमने लास्ट सेशन में डिटेल में डिस्कशन किया था। आज हम बढ़ेंगे मेन बॉडी की तरफ। मेन बॉडी कैसे अच्छा लिखा जाए, इसके बारे में चर्चा हम करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का। वेरी गुड इवनिंग। जैसा हमने टॉपर्स कैसे आंसर लिखते हैं उसके अंदर बात करी थी कि हमेशा जब भी आंसर लिखना है, आंसर को तीन हिस्सों में बांटना है। एक इंट्रोडक्शन या परिचय नाम का सेक्शन होगा, नाम नहीं होगा उसका, कोई हेडिंग नहीं डलेगा कि इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं अब हम परिचय लिख रहे हैं, वैसा कोई हेडिंग नहीं आएगा। बट वो ऑटोमेटिकली एक स्वतः भाव से ये समझा जाएगा कि ये वाला जो आंसर हम लिख रहे हैं इसका एक इंट्रोडक्शन है, इसमें क्या बताने जा रहे हैं, इसका एक परिचय जो है वो हम लिखेंगे। उसके बारे में डिटेल डिस्कशन लास्ट सेशन में हो चुका। आज जो बात करेंगे वो बॉडी, मेन बॉडी, मुख्य भाग कैसे लिखा जाए उसके बारे में बात करेंगे। देन नेक्स्ट सेशन में हम डिटेल में बात करेंगे कि कंक्लूजन या निष्कर्ष कैसे लिखा जाता है। राइट। गुड इवनिंग स्वाति। तो इंट्रोडक्शन के बाद, इंट्रोडक्शन अच्छा कैसे लिखे ये तो हमने डिटेल में सेशन किया ही, वो लिखना आपको आ गया है। तो अब मेन बॉडी की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सारे जो नियम हम देख रहे हैं या ये सारा जो कंटेंट हम देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी ऑप्शनल पर अप्लाई होता है। ये डेफिनेटली ज्योग्राफी ऑप्शनल पर और बाकी जितने भी और सब्जेक्ट्स हैं, चाहे हम हिस्ट्री की बात करें, पॉलिटी की बात करें, इकोनॉमी की बात करें या किसी भी सेक्शन की बात करें, सबके ऊपर अप्लाई होते हैं, सबके साथ में इक्वली इंपॉर्टेंट है। हाँ, कुछ स्पेशल चीजें ज्योग्राफी ऑप्शनल में जरूर होंगी जो हम आगे डिस्कस करेंगे। एक बार अभी हम जनरल नियम जो हैं वो देख रहे हैं कि हमें इंट्रोडक्शन में क्या करना होता है, मेन बॉडी में क्या करना होता है। तो आज का सेशन मेन बॉडी को डेडिकेटेड है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। मेन बॉडी हमारे आंसर का लगभग 70% हिस्सा है, 70 से 75% हिस्सा। अगर हम 150 वर्ड्स का आंसर लिख रहे हैं, क्वेश्चन हमारे सामने 150 वर्ड्स का है, उसमें से मोटा मोटी 100 वर्ड्स जो हैं वो हमारे डेडिकेटेडली मेन बॉडी के लिए होने वाले हैं। अगर हम 250 वर्ड्स का आंसर लिख रहे हैं, 250 वर्ड का क्वेश्चन है और उसका आंसर हमें लिखना है जो कि 250 शब्दों में लिखना है, तब हमारी मेन बॉडी का साइज जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाने वाला है। 150 से 180 वर्ड्स जो हैं वो हम मेन बॉडी को देने वाले हैं। तो ऐसे में डेफिनेटली ये हमारे आंसर का सबसे मेन हिस्सा बन जाता है। सबसे मेन जो बात है, जो क्वेश्चन की डिमांड है, जो प्रश्न की मांग है, उसको पूरा करना अगर कहीं सबसे सटीक रूप से बैठ पाता है, सबसे सही सटीक रूप से कहीं अगर हम क्वेश्चन की डिमांड को फुलफिल कर पाते हैं, तो वो मेन बॉडी में कर पाते हैं। सीधा अगर अब मैं बात करूं तो जो बात पूछी गई है उसका सीधा सीधा आंसर जो है वो मेन बॉडी में ही जाने वाला है। तो ये जो मेन बॉडी वाला पार्ट है, ये डेफिनेटली हमारे नॉलेज की डेप्थ को दिखाता है। हम किस गहराई तक सोच पाए हैं, किस गहराई तक उस सब्जेक्ट को समझ पाए हैं, किस गहराई तक उस टॉपिक को समझ पाए हैं, ये सामने वाला एग्जामिनर जो है वो इसी से समझ पाएगा। यानी हमें यहाँ पर एकदम बढ़िया से डिटेल में आंसर जो है वो देना है। जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसको बहुत बेहतर तरीके से अच्छे से प्रेजेंट करते हुए जो आंसर है वो यहां देना है, इंट्रोडक्शन में नहीं देना है। हमने लास्ट सेशन में इंट्रोडक्शन में बात करी थी। इंट्रोडक्शन में हम सिर्फ उस आंसर की तरफ लेकर के जाएंगे एग्जामिनर को। इंट्रोडक्शन हमारा एक इंप्रेशन है, फर्स्ट इंप्रेशन है, फर्स्ट हैंडशेक है। हम सबसे पहले किसी व्यक्ति से मिलते हैं, एक अच्छा हैंडशेक होता है। अच्छा हैंडशेक होता है तो हमारा एक सामने वाले के प्रति एक पॉजिटिव इंप्रेशन बनता है कि ये बंदा कॉन्फिडेंस वाला है, इसमें एक अच्छा कॉन्फिडेंस है। तो वो चीज यहां हमारा इंट्रोडक्शन करता है। लेकिन उसके बाद हम सिर्फ उस व्यक्ति से हाथ मिलाने तो गए नहीं हैं, किसी न किसी काम से गए हैं। वो काम हमारा जो होगा वो यहाँ मेन बॉडी के अंदर होगा। यानी इंट्रोडक्शन में हमने हाथ मिलाया, हैंडशेक किया, अब मेन बॉडी में काम की चर्चा होगी। जो भी पूछा गया है उसको हमें यहाँ पर लेकर आना है। इसको देख करके ही, इंट्रोडक्शन तो एक अपना रोल है ही, लेकिन उसके बाद मेन बॉडी को देख करके ही जो एग्जामिनर है वो समझेगा कि इस व्यक्ति को टॉपर बनाया जाए या इस व्यक्ति को एवरेज बनाया जाए, इस व्यक्ति को अच्छे मार्क्स दिए जाए या इसको एवरेज मार्क्स दिए जाए। अगर आपको एवरेज मार्क्स मिले, मेन बॉडी अच्छा नहीं लिखा, तो एवरेज मार्क्स मिलेंगे।
और वो आगे भी कंटिन्यू रहेगा। एक क्वेश्चन में ऐसा हुआ तो आगे भी क्वेश्चंस में ऐसा होता रहेगा, और आप ओवरऑल जो मार्क्स प्राप्त करोगे वो कम रहेंगे। वहीं अगर हम बढ़िया मार्क्स लाएंगे तो हम डेफिनेटली सिलेक्शन की तरफ भी बढ़ेंगे, सिलेक्शन हो रहा है तो रैंकिंग की तरफ भी हम बढ़ेंगे। तो अच्छा इंट्रोडक्शन लिखना, उसके साथ साथ अच्छी मेन बॉडी लिखना भी हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। इसमें हमें जिस चीज़ का ध्यान रखना होता है वो है, एक तो बैलेंस होना चाहिए ये, दूसरा इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए, और अगर हो सके तो मैप्स का, मानचित्र का प्रयोग हमें इसके अंदर करना है। जहां हो सके, हर क्वेश्चन में नहीं करना है। आपसे पूछा गया फंडामेंटल राइट्स है और हम उसमें मैप बना रहे हैं तो उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। जहां मैप का उपयोग हो सकता है वहां पर मैप का उपयोग हम करेंगे। पर्टिकुलर अगर हम ज्योग्राफी ऑप्शनल की बात करें तो स्कोप बढ़ जाता है, हमें कई जगहों पर अवसर मिलेंगे ऐसे कि हम बार बार मैप्स का उपयोग कर सकें। तो यहाँ जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है, अगर हम एक गोल्डन रूल की बात करें तो 3C का गोल्डन रूल हमें यहाँ देखने को मिलता है। 3C हैं जिनको हमें इस मेन बॉडी में पूरा करना होता है। पहली चीज है कंटेंट। एक अच्छा कंटेंट हमारे आंसर के अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर कुछ ही लिख रहे हैं, हमें कुछ सूझ नहीं रहा है तो ऐसी जगह भरनी है जैसा हम कॉलेज के एग्जाम्स में करते आए हैं या स्कूल्स के एग्जाम्स में करते आए हैं, वैसा नहीं करना है। जगह नहीं भरनी है, कुछ अच्छा कंटेंट वहां पर डिलीवर होना चाहिए। वो कंटेंट के साथ में किसी चीज का कनेक्शन होना चाहिए। जो भी हम समझा रहे हैं वो किसी एग्जाम्पल की हेल्प से समझाया जाए, किसी चीज के साथ में उसका कनेक्शन होना चाहिए। जैसे थियरी को एग्जाम्पल से जोड़ करके बता रहे हैं, अगर हम कोई स्टैटिक पार्ट डिस्कस कर रहे हैं तो उसको करंट अफेयर्स के साथ जोड़ करके बात कर रहे हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो वर्ल्ड के साथ उसको जोड़कर बात कर रहे हैं। कोई ना कोई कनेक्शन हमारा होना चाहिए। जनरली इंडिया वर्ल्ड वाला कनेक्शन हर जगह हो ये संभव नहीं है। थियरी एग्जाम्पल वाला कनेक्शन जो है वो ज्यादातर जगहों पर मिल जाएगा, या फिर स्टैटिक और करंट वाला कनेक्शन जो है वो भी हमें ज्यादातर जगहों पर मिल जाएगा। हमने कोई पर्टिकुलर स्टैटिक बात जो है वो हमारी चल रही है और उसी का एग्जाम्पल हमें कुछ देखने को मिला, हम भूकंप पर लिख रहे हैं, अर्थक्वेक पर लिख रहे हैं, और वही हमें देखने को मिलता है कि अभी अभी अफगानिस्तान में अर्थक्वेक आया है, भूकंप आया है। हम उसको अपने उस एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर वहां पर अपनी मेन बॉडी के अंदर ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन की डिमांड पे डिपेंड करेगा कि कितना ऐड करना है। मान लीजिए क्वेश्चन रिसेंट में कितने भूकंप आए हैं, कैसा असर रहा, इसी पे क्वेश्चन है, तो हम डेफिनेटली अफगानिस्तान के भूकंप के बारे में चर्चा भी करेंगे फिर उस आंसर के अंदर। हमें ऐसा कुछ नहीं पूछा गया भूकंप क्यों आते हैं या हिमालयन रीजन में भूकंप क्यों आते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन है, तो हम डेफिनेटली उसका जो आंसर लिखेंगे वो भी सिर्फ एक एग्जाम्पल के रूप में हिमालय में आया हुआ भूकंप, ये उदाहरण के रूप में अफगानिस्तान में भूकंप आया अभी अभी 2025 में, कुछ महीने पहले ही, महीना भी नहीं होगा, एक महीना भी नहीं हुआ होगा अभी तो। अगर हम अभी लिख रहे हैं तो डेफिनेटली हम उसके अंदर उसका उल्लेख जरूर करेंगे। जितना रिसेंट एग्जाम्पल होगा उतना बढ़िया। अगेन बच्चा पूछेगा, आप में से कई सारे क्वेश्चन पूछेंगे, सर वो कहाँ से एग्जाम्पल लाए करंट अफेयर्स में, जितना रिसेंट एग्जाम्पल हो उतना बढ़िया। या अगर हम बड़े भूकंपों की बात कर रहे हैं तो जितने बड़े भूकंप हुए हैं इतिहास में, उनमें से कुछ बड़े भूकंप जो रिसेंटली हुए हों, चाहे 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल में हुए हों, वो हम यहां पर ला करके रखें तो बढ़िया। जनरली जैसे कई बार होता है, किताबों से हम पढ़ते हैं, किताब 10 साल पहले छपी थी, 10 साल पहले ही अपडेट हुई थी, उसमें जो एग्जाम्पल दे रखे वो आज से 20 साल पुराने, 25 साल पुराने दे रखे हैं, और उसके बाद कोई ऐसी मेजर इवेंट हो रखी है, ऐसी कोई बड़ी घटना हो रखी है, जैसे भूकंप है, वो रेयरली, हमें बड़ा भूकंप जो है वो रेयरली देखने को मिलता है, बट हुआ है तो डेफिनेटली हमें ऐड करना है उसके अंदर। नेपाल में भूकंप आया है तो हमें ऐड करना है उसके अंदर। 2013 में नेपाल का भूकंप आया, एक बड़ा घटना हुई है, हमें ऐड करना है अपने आंसर के अंदर। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो अपडेट लंबे समय में होती है। अब मान लीजिए हम वॉल्केनो पे बात कर रहे हैं, ज्वालामुखी पे बात कर रहे हैं, और बैरन आइलैंड अभी अभी फटा है, अभी आज अपनी जिस दिन क्लास हो रही है उससे 10 दिन पहले फटा, 5 दिन पहले फटा, 7 दिन हुए होंगे मुश्किल से। तो बैरन आइलैंड फटा है, अब हम वो अपने आंसर के अंदर ऐड करते हैं तो डेफिनेटली वहां पर हमें एक एक्स्ट्रा एज जो है वो मिलती है। तो वो लिंकेज जो है वो होना चाहिए। थियरी के साथ में जो भी बात हम समझाना चाह रहे हैं उसके साथ में कुछ एग्जांपल्स होने चाहिए, कुछ उदाहरण होने चाहिए। कुछ स्टैटिक पार्ट हम समझा रहे हैं और करंट अफेयर्स में ऐसा कुछ चल रहा है, वही एग्जांपल भी है, एग्जांपल ही है करंट अफेयर्स में भी ऐसा कुछ, तो वो भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इंडिया एंड वर्ल्ड को अगर जरूरत है, कहीं क्वेश्चन की डिमांड है, तो हम उसको भी लिंक करके यहाँ पर बात कर सकते हैं। हम गरीबी पे लिख रहे हैं तो भारत में गरीबी का स्तर क्या है, विश्व में गरीबी का स्तर क्या है, स्पेशली अगर हम जीएस में लिख रहे हैं, नॉर्मली जीएस में लिख रहे हैं तो हम इंडिया वर्ल्ड दोनों को कंपेयर करके चलेंगे। अगर हम ऑप्शनल में लिख रहे हैं, जीएस पेपर 1 के अंतर्गत बात हो रही है हमारी, सॉरी ऑप्शनल में
जो हमारा ऑप्शनल का पेपर 1 होता है उसके बारे में बात हो रही है, तो डेफिनेटली हम वर्ल्ड के बारे में ज्यादा बात करेंगे, इंडिया को उससे लिंक कर सकते हैं, इंडिया का एक छोटा सा एग्जाम्पल वहां पर दे सकते हैं। अगर हम पेपर 2 के अंदर बात कर रहे हैं जो कि इंडियन ज्योग्राफी वाला सेक्शन है, तो डेफिनेटली इंडिया के बारे में लंबी चौड़ी बात होगी, लेकिन हम वर्ल्ड का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि भारत में गरीबी का लेवल ये और वर्ल्ड में गरीबी का लेवल ये, डेटा तो हम वहां पर रख ही सकते हैं। तो ऐसा कंपैरिजन, तुलना वगैरह चीजें जो है वो हमारे आंसर के अंदर होनी चाहिए। तो एक अच्छा कंटेंट होना चाहिए, कोर कंसेप्ट एकदम अच्छे से आप कंसेप्ट को समझा पा रहे हो उस मेन बॉडी के अंदर, जो भी बात पूछी गई है उसके ऊपर, अर्थक्वेक, वॉल्केनो, गरीबी, 2-3 एग्जांपल अभी अभी मैं ले चुका हूं, उनमें से कुछ भी, ये तो 2-3 एग्जांपल लिए, इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है, कुछ भी हमसे पूछा गया है उसकी प्रॉपर थियरी, फैक्ट्स, उससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स, कुछ करंट अफेयर्स में हुआ है, कुछ न्यूज में हुआ है, उन सबको एक साथ जोड़ करके, पिरो करके, वो हमारी मेन बॉडी के अंदर होना चाहिए। और क्रिएटिविटी, तीसरी चीज जो है वो है क्रिएटिविटी। आप देखिए, ये दो चीजें ऐसी हैं जो सबके पास कॉमन है। आपने भी वही किताबें पढ़ी है, वही कंसेप्ट समझा है जो किसी और बच्चे ने भी समझा है। आपने भी वही थियरी पढ़ी है जो किसी और बच्चे ने भी समझी है। आपने भी मोटा मोटी वही एग्जाम्पल लिखे हैं जो किसी और बच्चे ने भी लिखे हैं। हो सकता है एक आधा हमने कहीं एक्स्ट्रा किताब पढ़ के ले आए होंगे, वो किसी रेयर केस सिनेरियो में होगा, वरना मोटा मोटी सभी बच्चों के पास में, हर बच्चा जो ज्योग्राफी ऑप्शनल प्रिपेयर कर रहा है, या अगर हम ऑप्शनल को साइड पे रख दे, जीएस की भी बात करें, तो हर बच्चा जो जीएस को प्रिपेयर कर रहा है उसने वही थियरी पढ़ी है, वही आर्टिकल्स पढ़े हैं, वही भूकंप पढ़ा है, वही वॉल्केनो पढ़े हैं, वही गरीबी पढ़ी है, उससे जुड़ा हुआ डेटा पढ़ा है, सब कुछ वही पढ़ा है। लेकिन आप एक्स्ट्रा मार्क्स कैसे ला सकते हैं, वो है उसकी जो की है, दैट इज द क्रिएटिविटी। आप उसको कितना बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाते हो, आप उसको कितना बेहतर तरीके से दिखा पाते हो। जब भी कोई बड़ी घटना होती है ना, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, बजट आया साहब, बजट आया तो आप देखोगे अगले दिन का जो न्यूज़पेपर होता है ना, बहुत अलग तरीके से, हर एक न्यूज़पेपर बहुत अलग अलग तरीके से उस बजट को समझाने की कोशिश करेगा। दैट इज द क्रिएटिविटी। यह है क्रिएटिविटी कि इंग्लिश में एक न्यूज़पेपर द हिंदू आपने उठाया तो वो अलग तरीके से प्रेजेंट करके बात को समझाने की कोशिश कर रहा है। हिंदी में आपने दैनिक भास्कर उठाया तो वो अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा है। कुछ इन्फोग्राफिक्स बनाएंगे जिसकी हेल्प से वो आपको ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से बातें समझा सकें। डेफिनेटली उन दोनों का, अगर हम इन दोनों न्यूज़पेपर को कंपेयर करें, तो हिंदी का जो न्यूज़पेपर है दैनिक भास्कर का, जो मैंने एग्जांपल लिया, उसको पढ़ने वाला एक मास अलग है, एक लोग अलग हैं जिनके लिए वो अखबार छप रहा है, तो उनके लेवल को ध्यान रखते हुए वैसी इन्फोग्राफिक्स बनाएगा। द हिंदू में जो छपेगा उनका पढ़ने का बौद्धिक स्तर जो है वो डेफिनेटली हाई है, ऊंचा है, वो अलग तरीके से, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हमेशा इंग्लिश पढ़ने वाले जो न्यूज़पेपर पढ़ने वाले वो हमेशा बौद्धिक स्तर से ऊंचे ही होंगे, हिंदी वाले नीचे ही होंगे, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। लेकिन वो हिंदी वाले मीडियम, हिंदी में जो न्यूज़पेपर छप रहे हैं, उनको पता है कि ज्यादातर लोग जो है वो, उनका जो बौद्धिक स्तर है वो निम्न स्तर का है, तो वो और ज्यादा सरल तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। वहीं अगर आप इंग्लिश वाला देखोगे, ज्यादा टेक्निकल टर्म्स को यूज करते हुए वो समझाने की कोशिश करेंगे। अपने को इसी चीज को ध्यान में रखना है। अगर हम जीएस में लिख रहे हैं तो एकदम सामान्य तरीके से, सिंपल तरीके से बात को समझाने की कोशिश रहेगी। अगर हम ऑप्शनल में लिख रहे हैं, थोड़ा टेक्निकल वर्ड्स जो हैं उनका उपयोग करके बात समझानी है, बट क्रिएटिविटी लगानी है। जितनी क्रिएटिविटी आप लगा सकते हो, जितना ज्यादा इस क्रिएटिविटी को प्रमोट करोगे, जब भी आंसर राइटिंग कर रहे हो, और ज्यादा इसको कैसे हम ज्यादा बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको दिखाने के लिए क्या मैप का उपयोग किया जा सकता है, क्या मैप का उपयोग करके ये बात ज्यादा अच्छे से समझ आ सकती है, करिए। क्या कोई उदाहरण देकर के बात ज्यादा अच्छे से समझाई जा सकती है, करिए। क्या कोई फ्लो चार्ट बना करके इस बात को ज्यादा बेहतर तरीके से समझाया जा सकता है, करिए। डायग्राम बना करके, ज्योग्राफी में अपने पास बहुत स्कोप है, ज्योग्राफी में मैप बनाना, डायग्राम बनाना, फ्लो चार्ट बनाना, इसका बहुत स्कोप बनता भी है। और इसी वजह से ज्योग्राफी ऑप्शनल में बच्चे ज्यादा मार्क्स ला पाते हैं। कारण है हमारे पास में क्रिएटिविटी का स्कोप काफी ज्यादा होता है। अगर कोई बच्चा क्रिएटिविटी नहीं लगा रहा, तो फिर आप एवरेज मार्क्स पर ही टिके रहोगे, क्योंकि ये वाला कंटेंट जो आप देख रहे हो, ये सबके पास कॉमन है। वही किताबें आप ही पढ़ रहे हो, वही किताबें वही पढ़ रहे हैं। आप सविंद्र सिंह पढ़ रहे हो, हिंदी में भी मिल जाएगी, इंग्लिश में भी मिल जाएगी। हर बच्चा जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, ज्योग्राफी ऑप्शनल दे रहा है, सविंद्र सिंह पढ़ के ही आ रहा है। वही एग्जाम्पल्स उस सविंद्र सिंह के एडिशन वही है लगभग, वही एग्जाम्पल से सबके पास वही उदाहरण सब लोग लिखने वाले हैं। लेकिन आप उसको कितना बेहतर तरीके से दिखा पाते हो, ये ज्यादा जरूरी है। उसके लिए क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए हमें रचनात्मकता, सृजनात्मकता, इसका होना बहुत जरूरी है। इसकी प्रैक्टिस
हम बाद में नहीं कर सकते। मतलब आप ये सोचो कि सर हम अ, अभी आंसर राइटिंग सीख लेते हैं, अभी किसी मॉडल आंसर को कॉपी पेस्ट मार लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, जैसा लिखा है एज इट इज लिख लेते हैं, और फिर हम बाद में क्रिएटिविटी लगाएंगे। ये बाद का स्कोप नहीं है। क्रिएटिविटी अभी से आप प्रोसेस चालू करोगे। आज नहीं लगी, आज जो आंसर लिखा हमने वो उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं लगी, कोई बात नहीं, कल लगाएंगे। कल उसमें ट्राई करेंगे कुछ अलग करने का, परसों और ट्राई करेंगे कुछ अलग करने का, फिर हम धीरे 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 ऐसे इवॉल्व होते जाएंगे। 10 आंसर, 20 आंसर, 50 आंसर, 100 आंसर के बाद हम इस स्थिति में होंगे कि अपने कुछ मेथड्स डेवलप हो जाएंगे। आप देखते हैं ना, जनरली जो सेलेक्टेड बच्चा, कोई टॉपर है, सेलेक्टेड बच्चा है, वो अपना मेथड बताएगा, मैंने देखो ये तरीका लगाया था, मैंने नोट्स को शॉर्ट करने का ये तरीका लगाया था। अब वो आंसर राइटिंग में नहीं बात कर रहा, वो नोट्स पे बात कर रहा है, तो नोट्स में बताएगा कि मैंने ये तरीका लगाया था। क्रिएटिविटी हर जगह लगेगी, नोट्स में भी लगेगी, पढ़ने में भी लगेगी। कोई तरीका आपको बताएगा, मैंने एनसीईआरटीज को ऐसे ऐसे पढ़ा था, उसने अपनी क्रिएटिविटी लगाई है। मैंने एनसीईआरटीज को समय कम था तो ऐसे ऐसे रिवाइज कर लिया था, हाईलाइट कर लिया था, अंडरलाइन कर लिया था, उसी को पढ़ पढ़ के रिवाइज कर लिया था। सबकी अपनी अपनी स्थितियां रही हैं, उसके हिसाब से उन्होंने अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग, अपनी स्थिति के अनुसार क्या बेस्ट हम कर सकते हैं, क्या बेहतर कर सकते हैं, ये करके उन्होंने सिलेक्शन लिया है। आपको भी वो चीजें करनी पड़ेंगी। ये कोई कॉलेज का एग्जाम नहीं, मैं ये बात कई बार कहता हूँ, आज फिर कह रहा हूँ, ये कोई कॉलेज का एग्जाम नहीं है कि बस सर हमें आप आंसर बता दो, हम वहां जा करके लिख देंगे और हम नंबर ले आएंगे। वो आप नंबर ले आओगे लेकिन वो एवरेज मार्क्स आएंगे, उससे आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। आपने यूपीएससी में गए थे साहब, मेंस में गए थे, और हम सिलेक्शन भी चाहते थे, तो फिर तो क्रिएटिविटी लगानी पड़ेगी। आप कुछ बेहतर करोगे दूसरों से, तभी जा करके आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। ये हर जगह अप्लाई होगा, ये इंट्रोडक्शन में भी अप्लाई होगा, ये मेन बॉडी में भी अप्लाई होगा, ये कंक्लूजन में भी अप्लाई होगा। क्रिएटिविटी जितनी लगा सको। इंट्रोडक्शन में लिमिटेशन है हमारी, 3-4 लाइनें लिखनी है, कंक्लूजन में 3-4 लाइनें लिखनी है, तो ज्यादा वहां पर हम कुछ क्रिएटिविटी लगा नहीं सकते। वो 3-4 लाइनों में हमें पता है कि ये पॉइंट्स लिखने हैं, वो पॉइंट लिखने में वैसी 4 लाइनें चली जाने वाली है, कुछ नया तरीका हम शायद ही लगा पाएंगे। लेकिन मेन बॉडी में स्कोप बनता है, हमारे पास में स्पेस है लंबी चौड़ी, और वहां पर हम किस तरीके से अपनी बात को लिख सके, बता सके, समझा सके, ये हमें यहाँ पर लगाना हो। जो बच्चा इसमें जितना एक्सपर्ट हो गया, वो उतने ही ज्यादा मार्क्स लाएगा। बात चाहे जीएस की हो, चाहे एसए की हो, निबंध की हो, या बात ऑप्शनल की हो, कोई सा भी ऑप्शनल हो, सब में अप्लाई होती है। क्रिएटिविटी हमें हमेशा लगानी ही पड़ेगी, राइट। तो कंटेंट हमारा अच्छा हो, डेफिनेटली वो हम किताबों से पढ़ेंगे, क्लासरूम में पढ़ेंगे, तो हम कंटेंट अच्छा जो है वो गैदर कर पाएंगे। उससे उसका संबंध, कनेक्शन हमें एस्टेब्लिश करना होगा वहां आंसर के अंदर। हम एग्जांपल्स के साथ, एग्जांपल्स जनरली हम जो है थ्योरी के एग्जांपल जो है वो जनरली हम क्लास में पढ़ लेते हैं, बुक से पढ़ लेते हैं, ये वाला पार्ट तो अपना क्लास या बुक से कवर हो जाता है। लेकिन स्टैटिक को पार्ट को करंट अफेयर से जोड़ना, ये आप ही को आना चाहिए, कोई नहीं जोड़ना सिखा सकता आपको ये बात। आपको स्टैटिक पार्ट अच्छे से क्लियर है तो करंट अफेयर्स आपको अच्छे से क्लियर है। आप उन दोनों को जिस प्रकार से अपने दिमाग में जोड़ पाए हो, वैसे ही जोड़ करके कागज पे लेकर के आना है। कागज पे उस बात को उतारना है कि हाँ, हमने आतंकवाद पढ़ा था, अभी आतंकवादी घटना हुई, ऑपरेशन सिंदूर चला, ये हुआ वो हुआ, भारत जो है वो डिप्लोमेटिकली कैसे खेला, सारी चीजें आपको क्लियर है, तो डेफिनेटली आप उसको कागज पे उतार कर लेकर के आ सको। आपने भूकंप पढ़ा, अर्थक्वेक पढ़ा, अर्थक्वेक के एग्जांपल्स जनरली जो है वो हम बुक से ले लेते हैं। उसमें ज्यादा करंट अफेयर्स का रोल तब रहता है जब कोई करंट अफेयर्स में आया हो, जैसे अभी अभी हमने अफगानिस्तान का भूकंप देखा, डेफिनेटली हम उसको जोड़ करके आंसर को लिखने की कोशिश करेंगे। हम वॉल्केनो पे लिख रहे हैं, अभी अभी भारत में वॉल्केनो फटा, डेफिनेटली हम उसको अपने आंसर के अंदर इंक्लूड करके लिखने की कोशिश जो है वो करेंगे। तो ये हमारी टेंडेंसी अभी से बन जाए, जब से हम पहला आंसर लिख रहे हो तभी से ये प्रवृत्ति बन जाए कि हम इन चीजों को इंक्लूड करके चलें, और इन सबको कैसे बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सके, उसका एक क्रिएटिविटी जो है वो हम लगाते चले। ये फर्स्ट टाइम में नहीं आएगी, बाकी चीजें आप फर्स्ट टाइम में भी कर लोगे, मोटा मोटी ये सब चीजें जो है कनेक्शन करना, आंसर लिखने की कोशिश करना, ये आप फर्स्ट आंसर में भी कर लोगे। क्रिएटिविटी फर्स्ट आंसर में आ जाए, ये मतलब लगभग असंभव सी बात है, किसी ने पहले ही कर रखा हो ऐसे। बहुत जनरली होता है ना, बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है। आप आईआईटीज में थे, आईआईएम में थे, वहां आपको बार बार क्रिएटिविटी लगा करके कि हम ये बात, इसकी स्लाइड का रिप्रेजेंटेशन वहाँ स्लाइड प्रेजेंट करनी है हमें, कोई मीटिंग लेनी है हमें, बच्चों को वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है इन सब चीज़ों की, करना पड़ता है आपको। वहाँ हम जो है वो पहले ही अच्छे से प्रिपेयर होके गए, क्योंकि कंपटीशन हाई है, वहाँ सब आईआईटी के बच्चे हैं, आईआईटी में ही पढ़ रहे हैं, आईआईटी के बच्चे, सबके पास वो तगड़ा दिमाग है। तो डेफिनेटली कोई नई क्रिएटिविटी लगाएगा, कोई कुछ लगाएगा, कोई कुछ लगाएगा, मैं और अलग तरीके से लगाऊं।
ये उसने तभी सीख लिया था, तो उसके लिए यहाँ पर काम आसान होता है। लेकिन जनरली हिंदी मीडियम का बच्चा, बीए करने वाला बच्चा, एमए करने वाला बच्चा, उसको अगर कभी ऐसा प्रेजेंटेशन देना भी पड़ता है तो हम कॉपी पेस्ट मारते हैं, किसी ने पहले दी थी उसकी फोटोकॉपी कराएंगे, एज इट इज जा करके पढ़ पढ़ करके बोल देंगे प्रेजेंटेशन हो गया हमारा, और ठीक है नंबर मिल गए, 100 में से जो भी मिलने थे वो मिल गए, हमारा काम हो गया बस। हमारा जो एस्पिरेशन है वही इतना ही रहता है। तो डेफिनेटली हम उस आईआईटी के या आईआईएम के बच्चे से बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। अब यहाँ पर हमें उस पिछड़ेपन को दूर करना पड़ेगा, यहाँ मेहनत लगेगी। अगर वो मेहनत पहले कर ली है जीवन के किसी भी चरण में, स्कूल में कर ली, कॉलेज में कर ली, तो यहाँ मेहनत कम है। अगर हमने वहां नहीं करी है तो यहाँ मेहनत ज्यादा है, हमें करनी तो पड़ेगी। कहीं ना कहीं तो हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, या अगर तब नहीं करी है तो अब करनी पड़ेगी, अब मेहनत ज्यादा लगेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि वही कर सकता हम नहीं कर सकते। अगेन इस बात को उल्टा नहीं लेना है कि वही कर सकता हम नहीं कर सकते। उसकी परिस्थितियां कुछ अलग थी, वो जीवन में पहले कर चुका वो चीजें। हमारी परिस्थितियां कुछ अलग है, हम जीवन में पहले नहीं कर पाए, अब करने की बारी आई है तो अब करनी पड़ेगी। तो अब थोड़ी मेहनत हमें ज्यादा तो लगेगी लगेगी। उसने वो मेहनत आज से 4 साल पहले, 2 साल पहले कर ली थी, हम वो मेहनत अब कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें थोड़ा सा समय और मेहनत, एफर्ट्स जो है वो ज्यादा लगेंगे, लेकिन लगाना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। क्रिएटिविटी, रचनात्मकता जब तक हमारे आंसर में नहीं है, हम एक प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में कभी नहीं उभर पाएंगे। एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाने के लिए, किसी समस्या का समाधान लाने के लिए, आप एक एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं, प्रशासक बनना चाहते हैं, तो आप में ये गुण कितना है ये भी यहीं से देखा जाएगा। ये वाला जो गुण है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये आपके अंदर, आपकी पर्सनालिटी में कितनी है, यहां से मेन रूप से देखा जाएगा। इंटरव्यू तो है ही है, पर्सनालिटी टेस्ट तो है ही है, वहां पर भी ये चीज देखी जाएगी। लेकिन वहां पर उसके मार्क्स जो है वो लिमिटेड है, 275 मार्क्स का ही गेम है इंटरव्यू। यहाँ 1750 मार्क्स का गेम है, और सारे के सारे 1750 मार्क्स जो हैं वो, उनमें से भी चलो अपन, हाँ मतलब 1750 जो है उनमें से हम जीएस में और ऐसे में अच्छा लिख पाएंगे अगर ये तरीके लगाएंगे, और ऑप्शन में बहुत अच्छा लिख पाएंगे अगर ये तरीके अपनाएंगे। तो हम ओवरऑल जो है सभी जगहों पर ये तरीके हमें सब जगहों पर अप्लाई करने होंगे। तब थोड़ा 2 नंबर वहां से बढ़े, 5 नंबर वहां से बढ़े, 4 नंबर यहाँ से बढ़े, ऑप्शनल में 50 नंबर का एडवांटेज मिला, ऐसे से निबंध से 10 20 50 नंबर का एडवांटेज मिला। ओवरऑल एडवांटेज हमारा इतना बड़ा होगा कि हम एक अच्छी रैंक की तरफ बढ़ेंगे, सिलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमें ये तरीके हर जगह अप्लाई करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए बात कर रहा हूँ, ये जीएस में हर पार्ट में, ऐसे में, निबंध में भी हमें क्रिएटिविटी चाहिए, अच्छा और बेहतर कैसे लिख सके। अब यही दिक्कत आती है हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ में, ये प्रॉब्लम होती है। वो क्योंकि बचपन से हमने यही सीखा है कि सर हमें आंसर मार्क करवा दीजिए, हम वो लिख लेंगे, वो अभी भी वही तरीका अपनाते हैं। सर कोई मॉडल आंसर हो तो बता दीजिए। मैं आपको ये बात पहले भी कई बार कह चुका हूं, अभी भी कह रहा हूं, किसी भी एक क्वेश्चन का कोई एक सीधा सीधा आंसर नहीं हो सकता। आंसर राइटिंग की दुनिया में जब हम आते हैं, कोई एक सीधा सीधा तरीका नहीं हो सकता कि इस बात को, ये क्वेश्चन है तो ये आंसर लिख देना, ये क्वेश्चन है तो ये आंसर लिख देना। ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ऐसा होता तो सबके सब सिलेक्शन पा रहे होते, सबके सब टॉपर होते, सबको बढ़िया, सब बराबर नंबर मिल रहे होते। लेकिन आप जहां खुद को अलग कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो, खुद को आगे ले जा सकते हो, या गलती करके खुद को पिछड़ा भी सकते हो, वो यही फील्ड है। यहाँ हम जितना काम करेंगे उतना हम बेहतर आंसर लिखने की तरफ बढ़ेंगे, उतना हम टॉपर बनने की तरफ, उतना हम सिलेक्शन लेने की तरफ बढ़ेंगे। ये सबके पास कॉमन है, इसमें कुछ नया नहीं है। इसको कैसे बेहतर तरीके से बताया जाए, यही नया है, और यही नयापन आपको अपने आंसर के अंदर लेकर आना है। बात क्लियर होगी? क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ये बात क्लियर होगी? तो हम जितना मैप्स का उपयोग कर सके, डायग्राम्स का, फ्लो चार्ट्स का, जहां जहां जैसे जैसे कर सके। जैसे हम पॉलिटी का आंसर लिख रहे हैं, अब वहां मैप का उपयोग की संभावना कम है, लेकिन हो सकता है हम कोई डायग्राम नहीं तो फ्लो चार्ट तो बना ही सकते हैं, फ्लो चार्ट का उपयोग वहां पर हो सकता है, वो हम उपयोग करेंगे। फ्लो चार्ट भी हम एक बार बनाएंगे, दूसरी बार बनाएंगे, चौथी बार बनाएंगे, 10वीं बार बनाएंगे, हमारे उस फ्लो चार्ट बनाने के, लिखने के तरीके में बदलाव आता जाएगा।
ये अगर आप बदलाव की चाह रखोगे तो बदलाव ऑटोमेटिक आता जाएगा, आप और नई चीजें सीखोगे। अगर आप ये सोचोगे ना कि हम इस बात को कैसे और बेहतर तरीके से लिख सकते हैं, तो आप ये पाओगे जब आपने ये विजन, ये दृष्टिकोण अपने अंदर ये स्थापित कर लिया, उसके बाद आप पाओगे कि आप इसी दृष्टिकोण से बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करने लगे हो। ऑटोमेटिक एनसीईआरटी जब पढ़ने लगते हो, अच्छा इस बात को ऐसे भी तो लिखा जा सकता था, आज दिन तक मेरे दिमाग में ये आइडिया नहीं आया, लेकिन एनसीईआरटी वालों ने सिखा दिया यार कि ये बात ऐसे भी लिखी जा सकती थी। न्यूज़पेपर से सीखोगे, एडिटोरियल से सीखोगे, वो सिखाएंगे आपको बहुत सारी चीजें कि ये बात हम जो सोच रहे थे कि ये बात ऐसे लिखी जा सकती थी, उसको और ज्यादा बेहतर तरीके से इस व्यक्ति ने लिख के दिखा दिया। यहां से सीखोगे आप। ये आइडियाज कहां से आएंगे, इन चीजों के बारे में और जानकारी कैसे मिलेगी, न्यूज़पेपर, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का भी एक लेवल है, क्योंकि आप उसको 2 बार 4 बार 10 बार पढ़ लोगे, तो 10 बार पढ़ने के बाद आपको मोटा मोटी सब कुछ पता लगने लगेगा। एनसीईआरटी ये बात को ऐसे लिखती है, ये बात को ऐसे लिखती है, ये बात को ऐसे लिखती है। लेकिन मैं एक बात आपको और बता दूं, आपने एनसीईआरटी चाहे 50 बार पढ़ी हो, कुछ समय बाद पढ़िए, 2 4 6 महीने बाद पढ़िए, आप 51वीं बार पढ़ोगे, तब भी आपको कुछ नया मिलेगा उसमें। और ये हर किताब के साथ होता है। अगर आप लंबे समय बाद उस किताब को पढ़ रहे हो, आपको फिर कुछ नया मिलेगा उसके अंदर। अरे यार, ये बात ऐसे भी लिखी जा सकती है, इसमें ये तरीका लगाया जा सकता है, इसमें इस बात को इन्होंने देखो कैसे मैप से कनेक्ट कर दिया, इसमें इन्होंने देखो कैसे फ्लो चार्ट बना दिया। ये आइडिया आपके दिमाग में आएगा, क्लिक होगा, ऑटोमेटिक होगा, अगर आप खुद चाह रहे हो तो। नहीं चाह रहे हो तो उन्होंने तो बेचारों ने मेहनत कर दी, लेकिन अपन जो है वो उसको देख नहीं पा रहे हैं, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ये चीज आपको सीखनी होगी, लंबे समय में सीख पाओगे, एक बार में नहीं सीख पाओगे। लेकिन ये हर जगह ऑब्जर्व करनी है, स्पेशली एनसीईआरटी एंड एडिटोरियल्स, वहां से आपको बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा। एडिटोरियल्स में और ज्यादा सीखने को मिलेगा, क्योंकि एडिटोरियल में हर व्यक्ति की अपनी एक लिखने की शैली होती है, लिखने का एक तरीका होता है। उस व्यक्ति के एडिटोरियल्स उसी प्रकार से लिखे जाएंगे। आप हमेशा जब आप एडिटोरियल्स पढ़ने लग जाओगे, तो ये आपको ऑटोमेटिक ऑब्जर्व होने लगेगा, ये व्यक्ति इसी प्रकार की बातें करता है, ये व्यक्ति उसी प्रकार की बातें करता है। ये आपके दिमाग में धीरे धीरे आने लगेगा कि फला व्यक्ति का एडिटोरियल है, ये इसी प्रकार की आपके दिमाग में, अगर आपने उसके 10 आर्टिकल 50 15 आर्टिकल पढ़ रखे पहले से, तो आपको मोटा मोटी आइडिया आ जाएगा ये आदमी इसी प्रकार की बातें लिखेगा। आपको अच्छी लग सकती है, आपको बुरी लग सकती है, वट जो भी हो, पर हमें उनसे तरीके सीखने हैं, बातें वो कैसी लिख रहे, पॉइंट्स तो हमें निकालने ही निकालने हैं। हमारे लिए क्या बेहतर है, वो पॉइंट हमें बाहर निकालना ही है, बट उस पॉइंट को लिखा कैसे गया, ये भी हमें वहां से आइडिया को चुराना है। ऐसे बहुत सारे आइडिया इकट्ठे होंगे, कुछ एनसीईआरटी से सीखोगे, कुछ क्लासरूम से सीखोगे, क्लासरूम में डेफिनेटली अपन सीखेंगे, कुछ आप एडिटोरियल से सीखोगे, कोई और किताब पढ़ोगे उससे सीखोगे, आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसे किस चीज को कैसे लिखा जा सकता है, कैसे बताया जा सकता है, ये धीरे धीरे अलग अलग सोर्सेस से इकट्ठा होने लगेगा। फिर आपकी भी अपनी एक शैली बनने लगेगी, आपका भी अपना लिखने का एक तरीका बनने लगेगा, और हर आंसर बहुत सारी शैलियों में लिखा जा सकता है। इसीलिए मैं हिंदी मीडियम वालों को तो स्पेशली कहता हूं, जो बच्चे खासतौर से मुझे ये मैसेज करते हैं कि सर कोई ऐसी बुक बता दीजिए जिसमें मॉडल आंसर मिल जाए, उनको मैं खासतौर से कहना चाहता हूं, वो मॉडल आंसर आपको मार्क्स नहीं दिलाएगा, वो मॉडल आंसर आपको सिलेक्शन नहीं दिलाएगा। अपनी शैली विकसित करनी होगी। हर टॉपर की अपनी शैली है, हर टॉपर जिस बच्चे ने सिलेक्शन लिया है उसका अपना तरीका है, और उसने अपना तरीका हर जगह लगाया, नोट्स बनाने से लेकर के, ऑप्शन को पढ़ने से लेकर के, रिवीजन को लेकर के, करंट अफेयर्स को कैसे स्टैटिक पार्ट से जोड़ें, सबकी स्ट्रेटेजी अलग अलग रही है। कोई एक सिंगल स्ट्रेटेजी नहीं है कि ये ऐसे ही होगा और हर बच्चा वैसा ही करता आया हो। किसी ने 4 बार रिवीजन किया होगा, किसी ने एक ही बार रिवीजन किया होगा, समय नहीं मिला साहब, हमने लेट स्टार्टिंग करी, एक ही साल में सिलेबस कंप्लीट किया, पूरी एनसीईआरटीज पढ़ी, फिर करंट अफेयर्स भी कवर करना था, एक ही रिवीजन हो पाया, उतना ही कर पाया वो, जितना कर पाएगा उतना ही तो कर पाएगा। फिर उसके रिवीजन करने के भी तरीके होंगे, उसने जिसने 4 बार किया उसके अपने तरीके होंगे। आपको अपना तरीका विकसित करना होगा, वो तरीका आंसर राइटिंग में स्पेशली कह रहा हूं, आंसर राइटिंग में अपना तरीका विकसित करना होगा। वो तरीका कितना सही है, ये क्लासरूम में अपन जब आगे क्वेश्चंस जो है वो चेक करते रहेंगे, तो उस तरीके में कहीं कुछ गड़बड़ है तो वो आपको बताते चले जाएंगे, समय समय पर बताता रहूंगा कि भाई ये ऐसे नहीं ऐसे लिखो, ऐसे नहीं ऐसे करो, तो वो ऑटोमेटिक आपका तरीका में अगर कहीं गलती आ जाती है, अगर आप एनसीईआरटीज को पढ़ेंगे, एडिटोरियल्स को पढ़ेंगे, मैं आपको कह रहा हूँ 60-70% तरीका आपका ऑलरेडी कवर हो चुका होगा। बाकी का जो पार्ट है उसमें कहीं अगर गलती हो रही है, हो सकता है आप 100% सही तरीका डेवलप कर लो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं अगर आप ऑब्जर्व अच्छे से करोगे तो। पर हम 60-70% ऑब्जर्व कर पाए, बाकी में कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, तो वो क्लासरूम में अपन जब क्वेश्चंस आप जो लिखोगे, और जब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ आपने गड़बड़ करी, यहाँ आपने गड़बड़ करी, वो गड़बड़ कर करके सीख जाएंगे अपन।
इसमें इतना बड़ी दिक्कत आएगी नहीं। लेकिन माइंडसेट ये रहना चाहिए कि हम बेहतर तरीके से लिख सके। हमने पिछली बार जो आंसर लिखा था उससे बेहतर आंसर इस बार लिखना है, नया कुछ करना है, ये माइंडसेट हमारा रहना चाहिए। राइट। तो गोल्डन रूल 3C फ्रेमवर्क, कंटेंट, कनेक्शन और क्रिएटिविटी, विषय वस्तु, उसका संबंध और रचनात्मकता, ये हमारी पूरी होनी चाहिए। यही मेन आंसर राइटिंग का हमारा खेल यही है। राइट। अब जैसे एक एग्जांपल क्वेश्चन से बात करते हैं। एक क्वेश्चन है, डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ एल नीनो ऑन इंडियन मॉनसून। भारतीय मानसून पर अल नीनो के प्रभाव पर चर्चा करिए। इसकी सीधी मेन बॉडी पे बात करें, हम इंट्रोडक्शन के बारे में फिलहाल बात नहीं कर रहे, वो हम लास्ट सेशन में बात कर चुके हैं। मेन बॉडी पर अगर हम आएंगे तो सबसे पहले जो चीज हमें यहाँ पर कवर करनी होगी, कंसेप्चुअल डायमेंशन यहाँ पर कवर करना होगा। ये कंसेप्ट क्या है, एल नीनो क्या है, ये हमें यहाँ पर बताना होगा कि एल नीनो कैसे काम करता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, वो काम करने की उसकी क्रियाविधि क्या है, ये हमें बताना होगा। वॉकर सेल कैसे बनता है, वो वॉकर सेल कैसे अपोजिट हो जाता है, एंटी वॉकर सेल बन जाता है, वो सारी चीजें, पैसिफिक ओशन कैसे गर्म होता है, ट्रेड विंड्स कैसे वाटर को जो है वो डिस्प्लेस करती है, एक तरफ गर्म पानी इकट्ठा होता है, एक तरफ ठंडा पानी जो है उसकी अपवेलिंग चलती है, हाई प्रेशर कहाँ बनेगा, लो प्रेशर कैसे बनेगा, सेल कैसे बनेगा, वॉकर सेल जिसको हम कहते हैं वो सेल कैसे बनेगा, ये सारी कहानी हमें कंसेप्ट जो है वो यहाँ पे डिलीवर करना है। दूसरा, क्योंकि बात इसके इम्पैक्ट पर आई है, क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, इसका इम्पैक्ट बताओ, इसका प्रभाव बताओ, और प्रभाव भी किस पर बताना है, इंडियन मॉनसून पर बताना है, भारतीय मॉनसून पर बताना है। यानी इसको हम क्लाइमेटिक डायमेंशन से जोड़ेंगे, जलवायविक आयाम से जोड़ेंगे, और जोड़ने के लिए हमें डेटा की जरूरत पड़ेगी। हम बताएंगे कि इस साल एल नीनो हुआ था तो भारत में, क्योंकि इंडियन मॉनसून से जोड़ना है, भारत के मॉनसून से जोड़ना है, इस साल एल नीनो हुआ था और भारत का मॉनसून वीक पड़ा था, इस साल एल नीनो हुआ था, भारत का मॉनसून वीक पड़ा था, इस साल एल नीनो हुआ था लेकिन इंडियन ओशियन डाइपोल ने काम कर लिया और भारत का मॉनसून उतना वीक नहीं हुआ। ये सब डेटा हमारे हाथ में होना चाहिए, तभी हम अपनी बात को एक्सप्लेन कर पाएंगे, तभी हम अपनी बात को समझा पाएंगे। तो हम आईएमडी के डेटा जो है वो बताएंगे कि भाई 2002, 2009, 2015 ये कुछ ऐसे साल रहे हैं जिस समय पर जो एल नीनियो की घटनाएं हैं वो रही हैं, और उसकी वजह से भारत का मानसून या तो कमजोर पड़ा है, या निलंबित हुआ है, लंबा पड़ा है, कमजोर रहा है, लेट आया है, वगैरह वगैरह। वो सब चीजें हमें यहाँ पर दिखानी होगी, ये इसको सप्लीमेंट करेगी जो कंसेप्ट हम समझाना चाह रहे हैं। और उसमें भी इंडियन मानसून पर इम्पैक्ट दिखाना है, भारतीय मानसून पर प्रभाव दिखाना है, तो उसके बारे में हमारे पास में एक अच्छे डेटा फैक्ट जो है वो होने चाहिए। यही मान लीजिए हम क्लाइमेट चेंज पर बात कर रहे हैं तो बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं हमारे पास। आईपीसीसी की रिपोर्ट क्या कहती है, यूएन की रिपोर्ट क्या कहती है, गरीबी के बारे में बात हो रही है तो यूएन की रिपोर्ट क्या कह रही है, वो डेटा हमारे पास होने चाहिए। वो डेटा से जोड़ करके बात जो है वो यहाँ पर करी जाएगी। देन इसके इकोनॉमिक डायमेंशंस क्या होंगे, अगर मान लीजिए 250 वर्ड्स का क्वेश्चन हो तो फिर हमें इसमें और डायमेंशन ऐड करने पड़ेंगे। तो इकोनॉमिक डायमेंशन क्या होंगे, इसके आर्थिक आयाम क्या होंगे, एग्रीकल्चर आउटपुट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, फूड इन्फ्लेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, खाद्य मुद्रास्फीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उन सब के साथ में इसको हमें जोड़ना पड़ेगा, उन सब के साथ में रिलेशन जो है इस पार्ट का दिखाना पड़ेगा। रीजनल डायमेंशंस क्या होंगे, वेस्टर्न इंडिया पर क्या प्रभाव पड़ता है, सेंट्रल इंडिया पर क्या प्रभाव पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर क्या प्रभाव पड़ता है, फ्लड्स की कंडीशन देखने को मिलती है या ड्रॉट की कंडीशन देखने को मिलती है, वो सब चीज़ें हमें यहाँ पर डिस्कस करनी होंगी। इंडिया में इंडिया के मानसून की ही बात करनी है। और साथ ही साथ हमें जहाँ तक हो सके डायग्राम्स का, मैप्स का प्रयोग करना है। हम ये समझा रहे हैं कि भारत में इस जगह पर ज़्यादा बारिश होती है, उस जगह पर कम बारिश होती है, तो लिखने की बजाय मैप पे दिखा दो। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, सीधा भारत का एक नक्शा बनाया, उसमें दिखाया नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये इफेक्ट पड़ रहा है, तो सेंट्रल इंडिया में ये इफेक्ट पड़ रहा है। वॉकर सेल कैसे बन रहा है, डायग्राम बना करके दिखाएंगे। पैसिफिक ओशियन में किस प्रकार से बन रहा है, डायग्राम बना करके दिखाएंगे। इंडियन मॉनसून पे कैसे इफेक्ट पड़ रहा है, विंड्स को कैसे अफेक्ट करेगा, मस्करीन हाई को कैसे अफेक्ट करेगा, डायग्राम बना करके बताएंगे। जितना ज्यादा डायग्राम्स, फ्लो चार्ट, मैप्स इनका उपयोग होगा, उतना ही हमारी सिलेक्शन की तरफ कदम जो है वो और आगे बढ़ता चला जाएगा। हम सिलेक्शन के उतने ही निकट होंगे, हम उतना ही बेहतर रिजल्ट जो है वो लेकर आ सके। राइट। तो ये सब डायमेंशंस जो है वो हमें यहाँ पर कवर होने चाहिए। तो जनरली अगर हम देखें कोई क्वेश्चन अगर हमारे सामने है तो उसके फिजिकल डायमेंशंस कवर होने चाहिए। ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन की डिमांड पर। भौतिक आयाम जो है वो डिस्कस होने चाहिए, क्लाइमेट कैसा है, रिलीफ कैसा है, रिसोर्सेज कैसे है, संसाधन कैसे है, ये सब डिस्कस होना चाहिए। कहीं इसकी ज़रूरत कम होगी तो हम नहीं करेंगे, कहीं इसकी ज़रूरत ज़्यादा होगी तो हम करेंगे। मानसून की बात आ रही है, फिजिकल फीचर्स डेफिनेटली मानसून उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि वो क्लाइमेट का ही पार्ट है, जलवायु का ही हिस्सा है। हम डिस्कस करेंगे। मान लीजिए हम बात कर रहे हैं
ट्रेड की, इंटरनेशनल ट्रेड की, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की, या हम बात कर रहे हैं सपोज पॉलिटी में किसी टॉपिक की, यूनियन स्टेट रिलेशनशिप की, संघ राज्य संबंध की। अब वहाँ फिजिकल फीचर्स इतने काम के नहीं है, तो उस पार्ट को स्किप करते हुए हम अगले डायमेंशन जो है उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। वो क्वेश्चन की डिमांड पर डिपेंड करेगा कि हम इनमें से किस किस टॉपिक को, किस किस डायमेंशन को कवर कर पा रहे हैं। कई बार हम ये सारे डायमेंशन कवर कर पाते हैं, कई बार इनमें से 2 3 4 कवर कर पाते हैं। क्वेश्चन की डिमांड पर, क्वेश्चन किस चीज पर, किस टॉपिक पर पूछा गया है, उस पर डिपेंड करेगा। इकोनॉमिक डायमेंशन डेफिनेटली कवर होना चाहिए, आर्थिक आयाम जो है वो उसमें समाहित होना चाहिए, उसमें ट्रेड, व्यापार, उद्योग, कृषि, एग्रीकल्चर, ये सब जो चीजें जो है वो इंक्लूड होनी चाहिए हमारे आंसर के अंदर, वो सब डायमेंशंस होने चाहिए। सोशल डायमेंशंस होने चाहिए, अगर वो चीज जनसंख्या से, पॉपुलेशन से जुड़ती है, सेटलमेंट से जुड़ती है, एचडीआई से जुड़ती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से जुड़ती है, मानव विकास सूचकांक से जुड़ती है, तो हम जोड़ेंगे। अब मान लीजिए हम बात जो है वो कर रहे हैं भूकंप की, अब भूकंप एचडीआई से नहीं जुड़ता है, या सोशल एस्पेक्ट में हम सिर्फ पॉपुलेशन के बारे में थोड़ी बहुत बात कर पाएंगे कि मानव पे भूकंप का क्या अच्छा बुरा प्रभाव पड़ता है, इससे ज्यादा कुछ बात हम नहीं कर पाएंगे। तो सोशल डायमेंशन उतना ही सीमित रहेगा, उतनी ही बात हम करेंगे। वहीं अगर हम गरीबी पे बात कर रहे हैं, तो गरीबी पे जो है पॉपुलेशन, सेटलमेंट, एचडीआई, इन सब पे डेफिनेटली डिटेल में बात हो सकती है, तो हम उस पार्ट को ज्यादा इंक्लूड करेंगे। गरीबी पे बात चल रही है, फिजिकल फीचर्स का जो है रोल कम है, तो हम उसके बारे में कम बात करेंगे। देन पॉलिटिकल सिनेरियो पे बात होगी, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं उस क्वेश्चन से जुड़े हुए, पॉलिसी क्या है, जियो पॉलिटिक्स किस तरीके से चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है, विवाद क्या है, इन सब के बारे में बात होगी। जैसे अगर मैं एक चलो लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, फिर एग्जाम्पल की बात करता हूँ। एनवायरमेंटल एस्पेक्ट को भी कवर करेंगे, पर्यावरणीय पहलुओं को बात करेंगे कि स्थायित्व, सस्टेनेबिलिटी कितनी है, उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड सस्टेनेबिलिटी कैसे जुड़ती है, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन कैसे जुड़ता है। जैसे एक एग्जाम्पल की जो मैं बात कर रहा था, मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि अभी जो एक मुद्दा चल रहा है, लद्दाख को, जो एक यूनियन टेरिटरी है, उसको एक स्टेटहुड देने का जो है वो एक डिमांड चल रही है। सोनम वांगचुक ने बहुत बड़ा आंदोलन चलाया, आंदोलन काफी लंबे समय से चल रहा है, पर अभी अभी हिंसक हो गया मामला, तो सोनम वांगचुक को गिरफ्तार भी करना पड़ा, ये सब चीजें जो है वो चली। तो इतना मामला करंट अफेयर्स में है, तो डेफिनेटली क्वेश्चन हमारे सामने होगा। अब अगर होगा तो उसके किस डायमेंशन पे क्वेश्चन पूछा गया है। मान लीजिए वो पूछते हैं कि लद्दाख को स्टेटहुड देने से क्या क्या फायदे हैं, या स्टेटहुड देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, क्रिटिकली एनालाइज करिए। तो अगर हम क्रिटिकली एनालाइज करने जाएंगे, और स्पेशली बात डिमांड जो है वो स्टेटहुड पे अटकी हुई है, तो स्टेटहुड पे हमें ये सारे ही एस्पेक्ट को कवर करना पड़ेगा। स्टेटहुड पे हमें वहाँ की फिजिकल फीचर्स बताने पड़ेंगे, वो एक अलग टाइप का क्लाइमेट है, वहाँ के रिसोर्सेज अलग प्रकार के हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस वहाँ की अलग है, वहाँ ट्रेड इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा नहीं है, एग्रीकल्चर का स्कोप बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ओवरऑल इकोनॉमिक जो वहाँ की ग्रोथ है वो कम है, टूरिज्म सेक्टर ही है जिसके बलबूते थोड़ा बहुत फल फूल रहा है। सोशल एस्पेक्ट कवर करने पड़ेंगे, पॉपुलेशन जो है पूरी ट्राइबल पॉपुलेशन है, 90% से ज़्यादा जनसंख्या वहाँ की जो है अलग अलग ट्राइब्स में बटी हुई है, अलग अलग जनजातियों में बटी हुई है। सेटलमेंट कैसा है, वो छितरा छितरा सेटलमेंट है, कुछ लोग बसते हैं वो पहाड़ियों में, जिस प्रकार का सेटलमेंट होता है, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट नहीं है, बिखरा हुआ सेटलमेंट जो होता है उस प्रकार का सेटलमेंट है। एसडीआई की बात पे मैं ज़्यादा बात वहाँ पर, वहाँ क्योंकि पर्टिकुलर उसका कोई मानव विकास सूचकांक निकलता नहीं है, तो वो हम बता नहीं पाएंगे। बट पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या है, सरकार क्या चाहती है, इस जगह की स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस है, रणनीतिक रूप से महत्व है, एक तरफ पाकिस्तान के साथ बॉर्डर आ जाता है, पीओके आ जाता है, एलओसी आ जाती है, एक तरफ एलएसी आ जाती है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आ जाता है, अक्साई चीन वाला पार्ट आ जाता है। पॉलिटिकली वो बहुत ज़्यादा जियो पॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव एरिया है, तो सरकार स्टेटहुड ना भी बनाए, स्टेटहुड ना दे उसको, इसके भी कुछ पक्ष जो है वो आपको रखने पड़ेंगे। एंड डेफिनेटली एनवायरनमेंट की बात करनी पड़ेगी कि लद्दाख का एनवायरनमेंट एक कोल्ड डेजर्ट वाला एनवायरनमेंट है, और वो अब बदल रहा है, वहां पर भी क्लाइमेट चेंज का असर जो है वो देखने को मिल रहा है, उस जगह को हरा भरा बनाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से भी वहां पर प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती है। ये सारे एस्पेक्ट हमें यहाँ पर कवर करने पड़ेंगे। और मान लीजिए वही क्वेश्चन हमसे इस तरीके से पूछा जाए कि लद्दाख जो है वो खुद को 6th शेड्यूल में ऐड करवाना चाहता है, 6ठी अनुसूची में ऐड करवाना चाहता है, ये कहाँ तक मांग जो है वो जायज है, या इस मांग पर आप क्या सोचते हो, क्रिटिकली इवेल्युएट करो, ये करो वो करो, इलेबोरेट करो, कमेंट करो, टिप्पणी करो, वगैरह वगैरह, ऐसा कोई भी क्वेश्चन हमारे सामने है। तो क्योंकि 6th शेड्यूल की बात आई है, ये मामला पॉलिटिकल मामला है, आप इस पॉलिटिकल मामले को ज्यादा से ज्यादा सोसाइटी से जोड़ पाओगे, इकोनॉमी से जोड़ पाओगे, इससे ज्यादा आप किसी से नहीं जोड़ पाओगे। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी से ज्यादा जुड़ेगा नहीं, फिजिकल फीचर से ये ज्यादा जुड़ेगा नहीं।
फिजिकल फीचर्स से फिर भी जुड़ जाएगा ये, लेकिन एनवायरमेंटल पार्ट से ये ज़्यादा जुड़ेगा नहीं। तो वहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन लिखने का जो अप्रोच हो जाएगा वो बदल जाएगा। क्वेश्चन की डिमांड बदलते ही हमारी अप्रोच बदल जाने वाली है। तो हम इनमें से किस किस पार्ट को कवर कर पाते हैं ये हमें देखना होगा। किसको कितना इंपॉर्टेंस देना है, किसको कितना महत्व देना है, किसके बारे में ज्यादा लिखना है, किसके बारे में कम लिखना है, ये क्वेश्चन की डिमांड पर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसकी मांग क्या है, जो पूछ रहा है वही मेन बॉडी में बताना है। मतलब मैं कई बार बच्चों को समझाता हूँ कि ऐसा होता है ना, हम कई बार ऐसे देखते हैं सड़क पे या दुनिया में जनरली हम देखते हैं रायचंद बहुत ज्यादा मिलते हैं। आपने पूछा कि घर में बिटिया की शादी है, या चलो बिटिया की शादी वादी छोड़ो, अपन अपने बच्चों के हिसाब से एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने किसी, आपको पता नहीं चल रहा करियर में क्या करें, और आपने किसी व्यक्ति से पूछा अंकल थोड़ा आइडिया दो ना कैसे क्या करना चाहिए, आगे हम 12th क्लास में आ गए हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अब आगे क्या करना चाहिए। तो आपने जैसे ही लोगों से पूछा, 10 लोगों से पूछा, तो 10 लोग 10-10 और आइडिया दे देंगे आपको, 100 आइडिया आपके सामने आ जाएंगे। पहले कंफ्यूजन कम था, अब और ज्यादा कंफ्यूज कर दिया जाएगा आपको। जिस व्यक्ति से आप पूछ रहे हो उस व्यक्ति की सोच जो है वो लिमिटेड होगी। वो व्यक्ति हो सकता है यही सोचता हो कि इंजीनियरिंग करोगे तो ही भविष्य है, दूसरा सोचेगा डॉक्टर बनोगे तो ही भविष्य है, तीसरा सोचेगा कलेक्टर बनोगे तो ही भविष्य है, चौथा सोचेगा स्पोर्ट्समैन बनोगे तो ही भविष्य है। सबकी अपनी अपनी सोच हो सकती है, वो सब आपके ऊपर सोच लादने की कोशिश जो है वो करने लगेंगे, और इसमें आप जो है वो दबने लगोगे। इससे बढ़िया क्या है, हम सबके बीच में एक बैलेंस बना ले। सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, सबका अपना अपना महत्व है, और सोसाइटी में सबका अपना अपना रोल भी है, समाज में सबका अपना अपना योगदान भी है। हम जब इस बात को समझने लग गए कि समाज में सब चीजें जो है वो सबका होना जरूरी है और सबका अपना अपना महत्व है, यहाँ पर भी आंसर में वही चीज जो है, वही बैलेंस जो है वो हमारे आंसर के अंदर होना चाहिए। हम किसी एक एस्पेक्ट में इतना डूब ना जाएं कि बाकी के एस्पेक्ट को छोड़ दिया हमने। हम तो अब लद्दाख को मिलना ही चाहिए, वो हमारे दिमाग में यही चल रहा है कि लद्दाख को जो है स्टेटहुडशिप मिलनी चाहिए। हम उसके एनवायरमेंटल एस्पेक्ट को ही लेकर के बैठ गए, अरे वहाँ पर्यावरण वैसा था, पहले वैसा था, अब ऐसा हो गया, ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हमने पूरे 150 वर्ड्स में से 100 वर्ड जो हमें मेन बॉडी में लिखने थे, उसमें से 80 वर्ड इसी पे लिख दिए, बाकी छोटा मोटा कहीं कुछ लिख दिया, मामला गड़बड़ा जाएगा। क्वेश्चन की डिमांड ही नहीं थी, और आपने इतना ज्यादा किसी एक सेक्टर पर ही या एक एस्पेक्ट पर ही, एक ही डायमेंशन पर इतनी ज्यादा चर्चा कर ली, मामला गड़बड़ हो जाएगा। एक बैलेंस बनाना हमें सीखना होगा, और वो बैलेंस कितना हो, कैसा हो, ये क्वेश्चन की डिमांड पर डिपेंड करेगा। हर बार क्वेश्चन की डिमांड बदलते ही आंसर बदलता जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। हिंदी मीडियम में बच्चे कई बार ये गलती करते हैं, ऐसे देखे हैं मैंने बच्चे, लद्दाख पे क्वेश्चन आएगा साहब, एक क्वेश्चन आंसर जो है वो लिख करके रट लेते हैं, लद्दाख पे क्वेश्चन आएगा तो यही लिखेंगे। अब लद्दाख पे क्या पूछा गया है इस पे आपने फोकस ही नहीं किया, लद्दाख पे आया बस बस यही लिखेंगे, अब हमने सोच रखा है यही लिखेंगे, हमने अपना शॉर्टकट तरीका बना रखा था, हम यही लिखेंगे, और उसको रट रखा है हमने, धमाधम वहां पे लिख दिया। पूछा यह गया था कि उसको स्टेटहुड मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए, और हमने क्वेश्चन जो अपना तैयार कर रखा था वो क्वेश्चन था कि उसको 6th शेड्यूल मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए। हम 6th शेड्यूल वाली बातें किए जा रहे हैं, वहां पे किए जा रहे जो क्वेश्चन की डिमांड ही नहीं है वो हम वहां पे लिखे जा रहे हैं। एग्जामिनर के दिमाग में आपका बहुत नेगेटिव असर पड़ने वाला है। उस क्वेश्चन में तो आपको वो सताएगा ही, नंबर कम देगा ही। अगले आने वाले आंसर्स में भी आपकी जो क्रेडिबिलिटी है, जो आपकी थोड़ी बहुत साख बननी चाहिए थी, वो साख खत्म हो चुकी है, वो क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। वहां बढ़िया भी कर दोगे तो भी नंबर कम ही मिलने वाले हैं। इसलिए क्वेश्चन की डिमांड को देख के हम डिसाइड करेंगे कि इनमें से किस एस्पेक्ट को, किस पहलू पे हमें ज्यादा डिस्कशन करना है, किस पे कम करना है, किस पे ज्यादा करना है, क्वेश्चन की डिमांड पर डिपेंड करें। बात क्लियर होगी? नेक्स्ट, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, मैप्स का उपयोग हमें करना है जहां जैसा हो सके। इंडिया के मैप का, आउटलाइन मैप का उपयोग हो सकता है, वर्ल्ड मैप का उपयोग हो सकता है, फ्लो चार्ट जो है वो बनाया जा सकता है। अगर हमें कोई डेटा समझाना है उसके लिए ग्राफ का उपयोग किया जा सकता है, टेबल का उपयोग, तालिका बना करके बात को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाया जा सकता है, तो हम उसका उपयोग करेंगे। जैसे जनरली हम कंपैरिजन की जब बात करते हैं, तुलना की जब बात करते हैं, तो एक टेबल बना करके समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाया जा सकता है। नॉर्मल पैराग्राफ लिख करके समझाने की बजाय टेबल बना करके बात को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाया जा सकता है, तो हम वो तरीका लगाएंगे। ऐसी किसी और बात को समझाने में टेबल का उपयोग हो सकता है, तो हम उसका उपयोग करेंगे। एंड
ब्लॉक डायग्राम्स, अगर हम पूरी किसी प्रोसेस को समझा रहे हैं कि पहले ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, हम डेविस का साइकिल समझा रहे हैं, तो यूथ स्टेज क्या होता है, मेच्योर स्टेज क्या होता है, फिर ओल्ड स्टेज क्या होता है, तो ब्लॉक बना सकते हैं। यूथ स्टेज का एक पूरा ब्लॉक बनाया, उसमें कुछ पॉइंट्स हमने लिख दिए। फिर उसके बाद मेच्योर स्टेज आएगा, हमने नाम दे दिया दिस इज द मेच्योर स्टेज, और इसमें कुछ बात जो है वो हम लिखेंगे, जो भी उसके पॉइंट्स हैं। और ऐसे ही सेनाइल स्टेज, ओल्ड स्टेज जो है वो हम यहाँ पर बना करके, तो ब्लॉक्स जो हैं वो कई बार किसी बात को बहुत अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, किसी बात को बहुत बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। ये बहुत जगह अप्लाई भी हो जाता है, पॉलिटी में अप्लाई हो जाते हैं ब्लॉक डायग्राम, इकोनॉमी में अप्लाई हो जाते हैं ब्लॉक डायग्राम्स, एथिक्स में अप्लाई हो जाते हैं ब्लॉक डायग्राम्स। तो जहाँ इसका उपयोग हो सकता है वहाँ पर हमें डेफिनेटली इनका उपयोग करके और बेहतर तरीके से अपने प्रेजेंटेशन को लेकर आना है। और मैं हमेशा कहता हूँ, एक छोटा सा भी मैप आपने बनाया ना, वो आपको आधा नंबर तो दिलाएगा ही दिलाएगा, बशर्ते वो वहां पे रिलेवेंट हो। हमसे पूछा ही नहीं गया, आपको क्वेश्चन ही ऐसा पूछा गया है कि सपोज मान लीजिए क्वेश्चन है हमारे सामने, वॉल्केनोज कैसे बनते हैं, ज्वालामुखी कैसे बनते हैं, और कैसे बनते हैं ये समझा रहे हैं, उसमें डायग्राम्स का उपयोग करना है, डेफिनेटली डायग्राम्स का उपयोग होगा। लेकिन अब कैसे बनते हैं ये दिखाने में हम मैप का उपयोग कर रहे हैं, वहां ज्यादा स्कोप बनेगा नहीं। या अगर हम मैप का उपयोग कर रहे हैं तो वहां पे प्लेट बाउंड्री दिखा रहे हैं, भाई वॉल्केनो सबसे ज्यादा हमें कहाँ मिलेंगे, प्लेट बाउंड्रीज पर मिलेंगे, खासतौर से जहाँ प्लेट कन्वर्जेंट मोशन कर रही हो वहां हमें ज्यादा देखने को मिलेंगे, डाइवर्जेंट मोशन पर भी देखने को मिलेंगे। वो दिखाने के लिए आप मैप बना रहे हो तो बात समझ आती है। आपसे पूछा नहीं गया वॉल्केनो का डिस्ट्रीब्यूशन, और आप जबरदस्ती वॉल्केनो का डिस्ट्रीब्यूशन का मैप बना करके फिर बता रहे यहाँ वॉल्केनो आते हैं, यहाँ वॉल्केनो आते हैं, ये जो है वो जबरदस्ती क्वेश्चन के आंसर को भटकाने की कोशिश है। वैसा नहीं करना है। जो डिमांड है, जो बात हम समझाना चाहते हैं, उस बात को समझाने के लिए जिस जिस जगह पर जिस जिस चीज का उपयोग हो सकता है, डायग्राम का उपयोग हो सकता है, डेफिनेटली यूज करना है। वॉल्केनो कैसे बनता है ये समझाना है तो बहुत सारी चीजें हमें समझानी पड़ेगी। प्लेट टेक्टोनिक्स के डायग्राम बनाने पड़ेंगे, प्लेटें कैसे सबडक्ट करती है ये बताना पड़ेगा, प्लेटें कैसे डाइवर्ज करती है ये बनाना पड़ेगा, मेटल में कैसे कन्वेक्शन सेल चलता है ये बताना पड़ेगा, उन सब के डायग्राम्स हमें बनाने पड़ेंगे, डेफिनेटली बनाने पड़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन भी पूछा गया हो तो हम डेफिनेटली एक मैप बनाएंगे जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन बताएंगे। पूछा ही नहीं गया है तो हम जबरदस्ती क्यों मैप बनाएंगे। ऐसी जगह भरने का कार्यक्रम नहीं करना है। जितना हम जगह भरने की तरफ जाएंगे उतना ही हम मार्क्स में पिछड़ते जाएंगे। जितना हम अपने आंसर को क्रिस्प रखेंगे, जितना जो बात पूछी गई है उसी पर सेंटर्ड रखेंगे, उसी पर फोकस्ड रखेंगे, हमारा मार्क्स उतना ही बढ़ता जाएगा, हम उतना ही सिलेक्शन के पास में जाएंगे। राइट। तो हम जहां हो सके वहां छोटा सा कोई भी मैप बना दिया। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर मैप का स्कोप है और आपने नहीं बनाया, आप पिछड़ रहे हो। किसी और ने बनाया, भले वो एवरेज आंसर लिख रहा है लेकिन उसने मैप का उपयोग किया है, वो आपसे आगे बढ़ रहा है। और जो बात लिखी उसने वो उतनी सही, मतलब उतनी सटीक नहीं थी। बात तो वो भी सही लिख रहा है, गलत लिखने पर तो कोई मार्क्स नहीं देगा, लेकिन वो उतना बेहतर तरीके से नहीं बता पा रहा, लिख नहीं पा रहा, लेकिन उसने डायग्राम बना दिया, मैप बना दिया, तो उसका एडवांटेज उसको मिलेगा। आप बहुत अच्छे से लिख रहे हो, भाषा की पकड़ आपके अंदर शानदार है, आप बहुत बढ़िया तरीके से पॉइंट वाइज जहां पॉइंट का उपयोग हो सकता है वहां पॉइंट का उपयोग कर रहे हो, जहां पैराग्राफ लिख सकते हो वहां पैराग्राफ लिख रहे हो, एकदम जोरदार वाला आंसर लिख रहे हो। लेकिन आप मैप का उपयोग, फ्लो चार्ट का उपयोग, डायग्राम का उपयोग नहीं कर रहे हो, आप पिछड़ रहे हो। तो इनका उपयोग प्रायोरिटी है हमारी, हम बढ़िया आंसर लिख पाए ये प्रायोरिटी बाद में। मैं ये नहीं कह रहा कि बढ़िया आंसर नहीं लिखना है, सिर्फ मैप्स या डायग्राम्स बनाने से हम नहीं पास हो जाएंगे, लेकिन एक एवरेज आंसर के साथ में भी मैप और डायग्राम्स का उपयोग करने से हम बेहतर नंबर लाने की स्थिति में होंगे। और अगर हमने मैप डायग्राम भी बढ़िया बनाया और आंसर भी बढ़िया लिखा, सोने पे सुहागा, फिर तो हमारे मार्क्स कोई काट ही नहीं सकता। बढ़िया प्रेजेंटेशन है हमारा, शानदार है, तो हमें बढ़िया नंबर तो मिलने ही मिलने, फिर तय है हमारा बढ़िया नंबर मिलना। और ऐसा एक क्वेश्चन में हो गया तो बाकी के क्वेश्चन में भी उसका एडवांटेज रहता है। आपने एक क्वेश्चन बिगाड़ दिया, उसका डिसएडवांटेज बाकी के क्वेश्चंस में भी रहेगा। आपने एक क्वेश्चन सुधार दिया, का एडवांटेज बाकी के क्वेश्चंस में भी मिलेगा। तो स्मॉल मैप जैसा जहां पर हो सके, छोटा सा भी मानचित्र अगर हम फिट कर सकते हैं तो हमें करना है। नेक्स्ट चीज जो आती है, आंसर के अंदर रिपोर्ट्स के डेटा होने चाहिए। अगर हैं तो कोई रिपोर्ट आई है जिससे कि हमें किसी प्रकार का डेटा मिल पाता है जो उस पर्टिकुलर आंसर जो हम लिख रहे हैं उससे रिलेवेंट है। हम क्लाइमेट चेंज पे बात कर रहे हैं, प्लास्टिक पोल्यूशन पे बात कर रहे हैं, मरीन पोल्यूशन पे बात कर रहे हैं, ऐसी जिस चीजों पर बात कर रहे हो वहां पे हमारे पास डेटा ही नहीं हो तो हम क्या लिख पाएंगे। ऐसे ही जनरल आंसर लिख रहे हैं, मरीन पोल्यूशन इस वजह से होता है साहब, इसके एडवांटेज ही हैं, डिसएडवांटेज ही है, जो पूछा नहीं गया वो बातें जबरदस्ती लिखेंगे, इससे कोई फायदा नहीं है। मैं इसीलिए कहता हूँ वो जो मॉडल आंसर मार्केट में मिलते हैं ना, उनमें सबसे बड़ी खामी यही होती है।
वो डेटा का उपयोग नहीं करते और बच्चा गुमराह होता है उससे। वो डेटा का उपयोग जितना आप करोगे अपने आंसर के अंदर, जहां जिस बात को समझाना है डेटा ला करके पटको। अब जब खुद आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, तब डेटा आपको याद नहीं है, गूगल करो, सर्च करो, नेट पे निकालो कि फला गरीबी के लिए भारत का क्या क्या डेटा है, हम गरीबी पे आंसर लिख रहे हैं, उस डेटा में से इस पर्टिकुलर आंसर में कौन कौन सा डेटा हमारी बात को समझाने के काम आ सकता है, लिखो उस आंसर के अंदर। एक बार आप अपने हाथ से उस डेटा को लिखोगे, याद हो जाएगा आपको। दूसरा कोई आंसर लिखोगे, उसमें बाकी का बचा हुआ डेटा आप यूज करोगे, याद हो जाएगा आपको। क्लाइमेट चेंज पर बात चल रही है, आईपीसीसी की रिपोर्ट क्या कहती है, लिखो अपने आंसर के अंदर। यूएन की रिपोर्ट क्या कहती है, लिखो अपने अंदर। यूएनसीसीडी की रिपोर्ट क्या कहती है, लिखो अपने आंसर के अंदर। एफएओ फूड सिक्योरिटी की बात चल रही है, एफएओ की रिपोर्ट क्या कहती है, लिखो अपने आंसर के अंदर। आप जब लिखोगे तो आपको याद भी होता चला जाएगा, और वो जो डेटा आपको याद हो रहा है ना, वो आपकी वहां बहुत काम आएगा। जब आप मेंस में आंसर राइटिंग करोगे, आप अपनी बात को ज्यादा बेहतर तरीके से उस डेटा की हेल्प से ही समझा सकते हो। भारत में गरीबी है, कौन कहता है गरीबी है, कौन कहता है गरीबी नहीं है। अभी कौन कहता है कि बात जो है वो डेटा से ही समझाई जा सकती है कि फला रिसर्च हुआ साहब, फला एक स्टडी जो है वो की गई, अध्ययन जो है वो किया गया, सर्वे जो है वो किया गया, और वो बताता है कि भारत में इतना प्रतिशत लोग गरीब है। लो, अपनी तरफ से अपन फ्री। अब कोई ये नहीं कह सकता ना कि कौन कहता है गरीब है कि नहीं है। वो सारा हेडेक जो है वो अपन ने वहां खत्म कर दिया। अब तुम के अगर कोई पूछे कि कौन कहता है, ये रिपोर्ट कहती है, इनसे जाके पूछो, हमारा हेडेक खत्म है अब। हमारा कोई रूल नहीं है अब। हमने तो उन्होंने क्या कहा वो यहाँ पर ला करके लिख दिया कि फला रिपोर्ट कहती है भारत में गरीबी का स्तर ये है, फला रिपोर्ट कहती है कि मरीन पोल्यूशन का लेवल ये है, फला रिपोर्ट कहती है कि एयर पोल्यूशन का लेवल ये है। जितनी लेटेस्ट हो उतना बढ़िया। आप 10 साल पुरानी रिपोर्ट जो है उसको लेकर के बैठो। किताबों में जनरली हम किसी किताब को पढ़ रहे हैं, किताब 5 साल 7 साल पहले छपी थी, उसने उससे जब छपी थी उससे पहले का जो डेटा था वही तो उठाएगी, भविष्य तो उन्होंने नहीं देखा क्या होगा। उस समय पर जो रिपोर्ट अवेलेबल थी उसका डेटा छापा। हम अभी भी आज 10 साल बाद 15 साल बाद वही डेटा अपने आंसर के अंदर लिख रहे हैं। वो आउटडेटेड डेटा हमारे किसी काम का नहीं। जितना लेटेस्ट डेटा हमारे हाथ में हो उतना बढ़िया, उतना बेस्ट। और वो जब हम अपने आंसर के अंदर कोट करेंगे तो अपनी आंसर की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है कि इस बच्चे को ये बात पता है कि इतना मामला गड़बड़ है, इतना मामला सही है, ये इस तरीके से चल रहा है, ये उस तरीके से चल रहा है। इन बातों को आप बेहतर तरीके से समझा पाते हैं। तो रिपोर्ट्स का हमारे आंसर में होना कंपलसरी है। कुछ जगह है जहां रिपोर्ट्स नहीं होंगी। पॉलिटी का आंसर लिख रहे हो, रिपोर्ट्स नहीं होंगी। इकोनॉमी का आंसर लिख रहे हो, बहुत रिपोर्ट्स होंगी। अ, जो एनवायरमेंटल क्लाइमेट चेंज पे लिख रहे हो, बहुत सारी रिपोर्ट्स होंगी। वॉल्केनो पे लिख रहे हो, कोई रिपोर्ट नहीं होगी। तो जहां होगी वहां हमारे पास में वो डेटा होना चाहिए। रिसेंट इवेंट्स हमारे पास में होने चाहिए, फ्लड्स, हीट वेव्स, प्रोजेक्ट्स, कौन सा प्रोजेक्ट चला था, कहाँ हीट वेव पे लिख रहे हैं, हीट वेव्स के बारे में पता होना चाहिए। हम वनाग्नि पे लिख रहे हैं, फॉरेस्ट फायर पे लिख रहे हैं, तो कहाँ कहाँ अभी अभी ऐसे रिसेंट इवेंट्स हमें देखने को मिले, वो हमारे आंसर के अंदर होने चाहिए। तो करंट इवेंट्स जो हैं वो हमारे आंसर के अंदर एज ए केस स्टडी, एज एन एग्जाम्पल, वो होने ही चाहिए। वो कनेक्टिविटी हमारी शानदार बनाते हैं, वही हमारी आंसर की क्रेडिबिलिटी बढ़ाते हैं, वही हमारे आंसर को एक मजबूती प्रदान करते हैं, जो कि हमारे मार्क्स को भी मजबूती प्रदान करेगा। केस स्टडीज, हमारे पास में केस स्टडीज होनी चाहिए। केरला में बाढ़ आई, अब हम फ्लड पे लिख रहे हैं और केरला फ्लड नहीं लिख रहे हैं उसमें, ये हमारी गलती। हम अर्थक्वेक पे लिख रहे हैं और अफगानिस्तान में अर्थक्वेक नहीं लिख रहे हैं, ये हमारी गलती है। हम पिछड़ रहे हैं, जो बच्चा लिख रहा है वो आगे बढ़ रहा है, हम नहीं लिख रहे हैं, तो ये हमारी गलती। इसमें यूपीएससी की कोई गलती नहीं है। आप इन सब चीजों का प्रयोग नहीं कर रहे हो तो ये हमारी ही गलती है। हम बच्चे जनरली ये सोचते हैं हम वो जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ वही लिख करके पास हो जाएंगे। हो जाओगे, डेफिनेटली हो जाओगे। वो एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ उसका उसको हम कमतर नहीं आंक सकते कि ये खराब है या ये कम है, इससे मार्क्स नहीं मिलेंगे, मिलेंगे। लेकिन जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सिर्फ उसी को लिखने से पास नहीं होगे। वो जो लिखा है उसके साथ में और भी आपने किताबें पढ़ी, और भी करंट अफेयर्स में डेटा पढ़ा, रिपोर्ट्स पढ़ी, उन रिपोर्ट से, उन एडिटोरियल से जो डेटा आपको मिला वो वहां पर ऐड करिए। ये डेटा जो है ना, ये रिपोर्ट्स जो है, डेटा जो है, इनका उपयोग करना सबसे बढ़िया सिखाते हैं हमें एडिटोरियल्स। एडिटोरियल्स बहुत शानदार तरीके से, फला रिपोर्ट कहती है ऐसा ऐसा हो रहा है, भारत में इतने प्रतिशत गरीबी है, भारत का ये राज्य ज्यादा गरीब है, वो राज्य में ये पर लेवल है गरीबी का, वो राज्य में क्लाइमेट चेंज का इतना असर है, तो वो राज्य में ड्रोट का, सूखे का इतना असर है। वहां से बहुत शानदार डेटा मिलता है। और उस डेटा को अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कैसे लिखना है, ये भी वहां से बहुत शानदार तरीके से हम सीखते हैं। उसी से हमें सीखने को मिलता है कि ये डेटा ऐसे लिखा जा सकता है कि अपनी बात सिद्ध हो जाए, अपन जो बात बताना चाहते हैं वो इस तरीके से लिखा जा सकता है, इस तरीके से बताया जा सकता है। एडिटोरियल्स इसमें बहुत ज्यादा हेल्प हमारी करते हैं इन चीजों को सीखने में।
तो केस स्टडीज हमारे पास होनी चाहिए और भी किसी प्रकार के कोई आंकड़े स्टेटिस्टिक्स अगर हमारे पास हैं तो हमें वो अपने आंसर के अंदर ऐड करने होंगे। जब आप नॉर्मली आंसर राइटिंग कर रहे हो, ऐसे डेटास को ज़्यादा से ज़्यादा लिखो, बशर्ते वो काम का हो। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मैं अभी आगे बात करूँगा, ऐसा ना हो कि आंसर में सिर्फ़ डेटा ही भर दिया गया, वो डेटा किस काम का ये नहीं समझ आ रही बात। जिस बात को समझाने के लिए डेटा को एक सप्लीमेंट्री के रूप में यूज़ करना चाहिए, वहाँ कई बार डेटा, डेटा, डेटा कहता हूँ ना मैं, तो बच्चा सिर्फ़ डेटा, डेटा, डेटा वहाँ लिख के आ जाता है। 4 पॉइंट लिख दिए, 10 पॉइंट लिख दिए, जितने उसको याद थे मरीन पॉल्यूशन से जुड़े हुए, गूगल से सर्च मारा, 10 पॉइंट मिल गए, 10 डेटा मिल गए, वहाँ एज़ इट इज़ आंसर में लिखी है। इसका कोई सेंस नहीं निकलने वाला। आप जो बात समझाना चाह रहे हो उसके साथ में कोरिलेट करके उस डेटा का उपयोग करिए। और जैसा मैंने अभी कहा, एडिटोरियल्स ये आपको सिखाते, बहुत अच्छे से सिखाते एडिटोरियल्स। वो बताते हैं कि ये बात समझाने के लिए, वो जो लिखने वाला है वो किसी बात को समझाना चाह रहा है, भारत में प्रदूषण का स्तर क्या है, वायु प्रदूषण का स्तर क्या है वो बताना चाह रहा है, और वो बताता है कि नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि ये स्तर है प्रदूषण का। वो वहां से आप सीखते हो कि जो बात बतानी है उसको बताने के लिए इस डेटा का उपयोग कहाँ किस तरीके से किया जा सकता है, कैसे लिखा जा सकता है, इसको कैसे वहां पर प्रेजेंट किया जाए कि अपनी बात भी समझ आ जाए और डेटा भी वहां पर हो अपने आंसर के अंदर। ये हम वहां से सीख पाते हैं। तो स्टेटिस्टिक्स आंकड़े जहां पर जितने हो सके उतने हमें ऐड करने हैं। कॉमन मिस्टेक्स क्या है? हम वही, जैसा मैं आपके साथ बात कर रहा था, फैक्ट्स भरे जा रहे हैं, कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं हमारे आंसर के अंदर। कोई मेन बॉडी में जो बात समझानी है, जो जिस चीज पर फोकस है, जो एकदम स्ट्रक्चरल वे में बात समझानी हो, समझाई हुई होनी चाहिए, वैसे नहीं लिख रहे, बस डेटा लिखे जा रहे हैं। भारत में प्रदूषण का स्तर ये है, भारत में प्रदूषण का स्तर वो है, भारत में समुद्री प्रदूषण इतना है, भारत में वायु प्रदूषण इतना है। हम ऐसे ऐसे लिखे जा रहे हैं, उसका कोई सेंस नहीं। इससे कोई इंप्रेशन बढ़िया नहीं पड़ने वाला। डेटा यूज करना है लेकिन उसको स्ट्रक्चरल वे में अपनी बात को समझाने के लिए करना है। ऐसे ही लिख नहीं देना है, ऐसे ही हमें याद है तो हम तो लिखेंगे, नहीं सर याद है हमें तो हम तो लिखेंगे। अगर उसका वहाँ कोई उपयोग नहीं है तो लिखने से आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। आप एग्जामिनर को इम्प्रेस नहीं कर रहे हो, एग्जामिनर और आपसे जो है वो चिढ़ने वाला है। जिस बात का कोई, जिससे आपका कोई पूछा ही नहीं गया, आपसे पूछा गया कि भारत की राजधानी क्या है बताओ, और आप भारत के बारे में बताने लगे, अरे सर भारत में 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, भारत की इतने पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान भारत का पड़ोसी देश है, चाइना भारत का पड़ोसी देश है। इन सब चीज़ों को भले ही आपको कितना ही नॉलेज हो, ये सब चीज़ें बताने से मतलब नहीं है जब तक आपने उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया कि भारत की राजधानी क्या है ये बताओ। बाकी आप कुछ भी बताते रहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वही चीज़ वहाँ हमारे आंसर के अंदर भी अप्लाई होती है। जितना पूछा गया है उतना आंसर हमें देना है, क्रिस्प आंसर देना है। उस बात को समझाने के लिए एज अ सप्लीमेंट्री डेटा का उपयोग हमें करना है। आंसर को सिर्फ डेटा से भर नहीं देना है। ठीक है? इसके अलावा मैप्स और डायग्राम्स नहीं बनाना। सॉरी, हिंदी में थोड़ी गड़बड़ है, हिंदी ट्रांसलेट ही नहीं हुआ है। मैप्स और डायग्राम्स नहीं बनाना। ये एक और गड़बड़ है हमारी, जहां पर हम गड़बड़ कर जाते हैं कि मैप्स और डायग्राम्स अगर स्कोप है और हम नहीं बना रहे, अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। राइटिंग टू मच थियरी, नो एग्जाम्पल्स। बहुत ज्यादा थियरी लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं। अरे सर हम तो डायग्राम बना बना करके बस थियरी समझाए जा रहे हैं, जो बात पूछी गई है बता भी रहे हैं, लेकिन उसके एग्जाम्पल्स नहीं है हमारे पास, उसके उदाहरण नहीं है हमारे पास, तो मामला गड़बड़ चल रहा है। कुछ तो एग्जाम्पल्स हमारे पास हर चीज के होने चाहिए। हम वॉल्केनो लिख रहे हो, हम अर्थक्वेक लिख रहे हो, हम भारत की गरीबी लिख रहे हो, हम भारत का पोल्यूशन लिख रहे हो, हम कुछ भी लिख रहे हो, डेटा तो होगा ही होगा उससे जुड़ा हुआ। कुछ तो ऐसा पॉइंट, कुछ तो ऐसा एग्जाम्पल, कुछ तो ऐसा चीज जो है वो होगी होगी। पॉलिटी में आंसर लिख रहे हैं तो उससे जुड़ा हुआ और कुछ नहीं होगा तो आर्टिकल ही होगा, पर होगा। वो हमारे आंसर के अंदर होना चाहिए। अगर हम उसे मिस कर रहे हैं, गड़बड़ हो रही है। हमें याद नहीं आ, तब याद नहीं आ रहा जब हम आंसर राइटिंग कर रहे हैं, मतलब एग्जाम हॉल में बैठे हुए आंसर राइटिंग कर रहे हो तब याद नहीं आ रहा, तब की स्थिति अलग है। लेकिन अभी तो हम जब आंसर राइटिंग कर रहे हैं हमें याद नहीं आ रहा, गूगल चेक कर सकते हैं, बुक से निकाल सकते हैं, नोट से निकाल सकते हैं, निकाल करके लिखो। आप जब उसके लिए मेहनत करोगे ना, उस डेटा को अलग से निकाल करके लिखने की मेहनत करोगे, वो डेटा आपको बहुत लंबे समय के लिए याद हो जाने वाला है। आपने ये चीज़ फील करी होगी, हम अलग से किसी चीज़ पर रिसर्च करके जब डेटा अंदर डालते हैं, वो चीज़ें हमें बहुत लंबे समय के लिए याद हो जाती है, कभी नहीं भूलने वाले। अगर हमने खुद रिसर्च करके उस डेटा को निकाला है, कहीं से भी निकाला, नोट से निकाला, सर ने पढ़ाया था पर याद नहीं आ रहा, फटाफट नोट्स पलटो, निकाल के लाते हैं। एनसीईआरटी में पढ़ा था पर अभी याद नहीं आ रहा, फटाफट पेज पलटो, एनसीईआरटी से निकाल के लाओ, वहां पर लिख दो। आप उस क्वेश्चन को वैसे भी, आंसर को जो है बाद में देखोगे भी, तब भी आपको वो डेटा आपकी नज़रों से निकलेगा ही, तो रिवाइज होगा ही। और बाकी भी जब आप इस तरीके से खोजबीन करके, ढूँढ करके उसको वहाँ ला करके लिखोगे, आपको वो याद हो जाएगा।
तो डेटा याद करना जो वो एक समस्या होती है ना बच्चों के साथ में, सर हमें तो डेटा याद ही नहीं होता। आप ऐसे पढ़ पढ़ के रट रट के याद करोगे, ऐसे नहीं याद होगा। लिख लिख करके याद करो, आंसर राइटिंग करो, ऑटोमेटिक डेटा याद होता है। और वन साइडेड आंसर कभी भी नहीं लिखना है। हर चीज के सिर्फ हम पॉजिटिव पॉजिटिव पर ही लिखे जा रहे हैं। लद्दाख को स्टेटहुड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, इसके बारे में हम सिर्फ यही लिखे जा रहे हैं कि स्टेटहुड मिलना ही चाहिए बस, और तो कुछ होना ही नहीं चाहिए, नेगेटिव एस्पेक्ट कुछ है ही नहीं, या नहीं मिलना चाहिए, कुछ उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट है ही नहीं। बैलेंस होना चाहिए हमारे आंसर के अंदर, एक बैलेंस, एक संतुलन होना बहुत जरूरी है। एक बेटर बैलेंस जो है पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स के बीच में, वो होना हमेशा जरूरी है। किसी भी हालत में हमें किसी एक तरफ झुकना ही नहीं है। हम सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव की बात किए जा रहे हैं या सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव की बात किए जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, ये कभी भी नहीं होना चाहिए। एज अ सिविल सर्वेंट हमारी किसी भी लिखने में, बोलने में, कहीं पर भी ये चीज़ आनी ही नहीं चाहिए। तो ओनली पॉजिटिव्स लिख रहे हैं, नेगेटिव्स नहीं निकले हैं, या सिर्फ नेगेटिव लिख रहे हैं, पॉजिटिव नहीं लिख रहे हैं, ये बहुत गलत है। हमें हर एस्पेक्ट को कवर करते हुए चलना होगा, हर चीज के बारे में बताना होगा। भले ही कई बार मान लीजिए आपसे पूछा गया लद्दाख को स्टेट हुड बने दे दिया जाए तो इसके क्या फायदे होंगे, बात ही क्वेश्चन ही जो है वो बेनिफिट पे ही पूछा गया, फायदे पे पूछा गया। हम फायदे ज्यादा बताएंगे, मतलब क्वेश्चन में जो हमारा वेटेज होगा फायदों का ज्यादा होगा। हम 80% बात जो है वो फायदों पर ही करेंगे, लेकिन लास्ट में एक लाइन में ये बात जरूर लिखेंगे कि इससे ये नुकसान भी है। उन नुकसान को एक पॉइंट, मतलब एक बात लिखी कि इससे जो है भारत की सेफ्टी पर, सुरक्षा पर खतरा है, तो सुरक्षा को खतरा, कॉमा, भारत की इंटीग्रिटी को खतरा, कॉमा, ऐसे करके लिखेंगे, बट लिख देंगे अपन। तो होने वाले नुकसान, नेगेटिव्स जो हैं, भले ही 2-3 पॉइंट ही हम लिखेंगे, एक लाइन के अंदर ही 2-3 पॉइंट को ऐड करके लिख देंगे, बट लिखेंगे। वो चीज़ होनी चाहिए हमारे आंसर के अंदर, हमेशा होनी चाहिए। राइट, तो ये मिस्टेक्स जो हैं वो हमें नहीं करनी है। क्विक रिकैप करें अगर हम, फॉर्मूला हमारा क्या है, कंटेंट, कनेक्शन और क्रिएटिविटी। कंटेंट हमारा अच्छा होना चाहिए, उसका दूसरी चीजों के साथ में कनेक्शन होना चाहिए, एग्जाम्पल्स के साथ कनेक्शन होना चाहिए, करंट अफेयर्स के साथ कनेक्शन होना चाहिए, एक बढ़िया कनेक्शन हमारा होना चाहिए, और क्रिएटिविटी होनी चाहिए, हम और नए नए तरीकों से उस बात को लिख सके और बेहतर तरीके से लिख सके। नए नए में कई बार हम गलत, मतलब पहले अच्छा लिख रहे थे उससे भी खराब तरीके लगाने लग जाए, वो नहीं करना है। नए नए तरीकों में मतलब उसको और बेटर बनाने पे ही काम करना है, बेहतर बनाने पे काम करना है। मल्टी डायमेंशंस का कवर करना है, बहुत सारे आयामों को कवर करना है, जितना हो सके क्वेश्चन की जैसी डिमांड हो उसके अनुसार हम जितने डायमेंशंस को कवर कर सकते हैं उतने डायमेंशंस कवर होने चाहिए। एग्जाम्पल्स, डेटा, मैप्स, ये सब जो है वो हमारे आंसर के अंदर होना चाहिए, और एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। डेटा भी है तो हमने बात को समझाया भी है, उसके लिए डेटा का उपयोग किया है, पॉजिटिव्स भी समझाए हैं, नेगेटिव्स भी समझाए हैं, सब चीज़ों के बीच में एक अच्छा बैलेंस जो है, संतुलन जो है, वो होना जरूरी है। तो हम बनेंगे टॉपर। अगर हम ये संतुलन नहीं बना पा रहे, ये बैलेंस नहीं बना पा रहे, हम किसी एक तरफ झुक गए हैं, किसी एक ही चीज को बताने में लग गए हैं, तो मामला गड़बड़ है, परिस्थितियां जो है वो गड़बड़ है। हम एवरेज मार्क्स लेकर आएंगे, और कभी कभी जो है एग्जामिनर चिढ़ गया आपसे तो बिलो एवरेज मार्क्स देने लग जाएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन है, आपको एक एक 2-2 नंबर पकड़ाने लग जाएगा। कुछ नहीं हो सकता फिर हमारा। हम 20% मार्क्स लाएंगे, अगर 2-2 नंबर भी एवरेज पकड़ के चले तो हम 20% मार्क्स लाएंगे, 20% में हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। कम से कम हमें 45 से 50% पर जाना होगा, तो हम सिलेक्शन पे होंगे, और 50 से ऊपर जाएंगे तो फिर हम टॉपर की तरफ बढ़ेंगे। 52-55% पे जाएंगे तो हम टॉपर की तरफ बढ़ेंगे। उसके लिए हमें हर क्वेश्चन में जान लगानी होगी, हर आंसर में जान लगानी होगी, हर आंसर में ये सब तरीके अपनाने होंगे, हर सब्जेक्ट में जान लगानी होगी। ऐसा नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट पे फोकस करके हमारा काम हो जाएगा। बहुत बैलेंस्ड पेपर आने वाला है, और उस बैलेंस्ड पेपर में हर जगह अपनी जान लगानी होगी, तब जा करके हम सिलेक्शन जो है वो लेके आएंगे। कैसे लिखें, वैसे तो मैं इतना सब कुछ आपको गाइडलाइन दे ही रहा हूँ, यहाँ अपने सेशंस हो ही रहे हैं। आगे ये सेशन और होंगे, अभी हमने मेन बॉडी के बारे में बात करी, आगे कंक्लूजन के बारे में बात करेंगे, निष्कर्ष के बारे में बात करेंगे, फिर बात करेंगे क्वेश्चन की डिमांड को कैसे समझें, क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, उस डिमांड के अनुसार हम किस बात को कैसे लिख सकते हैं, आंसर कैसे लिख सकते हैं। ऐसे कुछ सेशंस हमारे और होंगे, फिर हम क्वेश्चंस लेकर के सीधा क्वेश्चन के साथ ही बात करेंगे। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये सब चीज़ें उस पर अप्लाई करके ये आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं, ये आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं, तीसरा आंसर है ये इस तरीके से लिख सकते हैं। ये सब अपन करेंगे। ये पूरा अपना ऑप्शनल का बैच है, आंसर राइटिंग का बैच है, जिसमें आपको राइट गाइडेंस प्लस प्रैक्टिस दोनों चीज़ें जो हैं वो मिलेंगी। तो जो बच्चे हैं जो अभी तक इस बैच के साथ में नहीं जुड़े हैं, तो ये पूरा ज्योग्राफी ऑप्शनल आंसर राइटिंग का बैच जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जो वैसे तो 17 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है, बट ये अभी हमारा आज तीसरा ही सेशन हुआ है, और 2999 रुपीज़ के अंदर ये बैच आपके लिए अवेलेबल है, जिसके के साथ आप जुड़ सकते हैं। हमारी जो ऐप है
ज्योग्राफी वाला पीवी सर, उस ऐप पर आप इसके साथ में जुड़ सकते हैं। मात्र फायदे पूछने पर भी नुकसान बताना होगा, यस। शॉर्ट में मात्र फायदे पूछे हैं तो हम अपने आंसर के अंदर 80% फायदों के बारे में बात करेंगे, 90% फायदों के बारे में बात करेंगे। 10 लाइन लिख रहे हैं तो 10 में से 8 से 9 लाइन फायदों के बारे में होगी। एक लाइन लास्ट में जो है वो नुकसान के बारे में भी होगी। भले ही नुकसान हमारे पास 5 है, हम एक लाइन में नहीं लिख सकते हैं, 2 ही लिख दो, 3 ही लिख दो, पर लिखना होगा। एक बैलेंस जो है वो हमारे आंसर के अंदर होना जरूरी है। तो ये बैच आप लोगों के लिए स्टार्ट हो चुका है। इस बैच के साथ में आप जुड़ जुड़ सकते हैं, जिसके अंदर हम ज्योग्राफी ऑप्शनल की आंसर राइटिंग जो है वो कंप्लीट आंसर राइटिंग पर बात जो है वो करेंगे। पीवाईक्यू पर भी बात होगी, पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे। पीआई जितने भी पिछले सालों के क्वेश्चन आए हैं 2025, 24, 23, 22, जितने भी पिछले सालों के क्वेश्चन हैं उन सब के आंसर कैसे लिखे जाए, मॉडल आंसर जो है वो कैसे लिखे जाए हम लिखेंगे। और कुछ मॉडल क्वेश्चंस भी जो है अलग से और क्वेश्चंस जो है उनकी भी आंसर यहाँ पर लिखने की कोशिश हम करेंगे। हैंड होल्डिंग के साथ में हाथ पकड़ करके लिखाना जो है वो मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा। तो आप इसके साथ में जुड़ सकते हैं। ये बैच आप लोगों के लिए स्टार्ट हो चुका है। और जो बच्चे कंप्लीट ज्योग्राफी ऑप्शनल से जुड़ना चाहते हैं कि सर हमें ऑप्शनल भी नहीं आता अभी तो हम पढ़ना भी है, तो ऑप्शनल पढ़ना प्लस आंसर राइटिंग दोनों एक साथ, ये पूरा एक कंप्लीट बैच कॉम्बो आपके लिए अवेलेबल है, जो 9,999 रुपीज़ में अवेलेबल है, जिसमें कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 ज्योग्राफी ऑप्शनल का सिलेबस कवर होगा। साथ ही साथ कंप्लीट आंसर राइटिंग, जो आंसर राइटिंग का बैच है, जो ये बैच की हमने बात करी, ये वाला जो बैच है आंसर राइटिंग का, ये पूरी तरीके से इस बैच के साथ में इंक्लूडेड है, समाहित है। तो ये पूरा पार्ट आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं। पूरा ऑप्शनल पढ़ना प्लस उसकी आंसर राइटिंग, पूरा पार्ट इस बैच के अंदर अभी आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा पूरा पार्ट है जिसके साथ में आप जुड़ सकते हैं। और जो बच्चे इसकी पीडीएफ चाहते हैं, पीडीएफ ऐप पर मिलेगी। ऐप जो है ज्योग्राफी वाला पीवी सर, आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके सीधा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर आपको पीडीएफ ये वाली जो आज हमने डिस्कस करी ये वाली भी मिल जाएगी। इससे पहले जो सेशन हुए हैं वो भी सारी पीडीएफ्स यहाँ पर अवेलेबल है। और भी बहुत सारे फ्री कंटेंट जो है, फ्री टेस्ट जो है वो यहाँ पर ऐप पर अवेलेबल है। तो आप इस ऐप को डाउनलोड ज़रूर करें। इससे आप उन सारे फ्री कंटेंट के साथ और जो पेड बैचेस हैं उनके साथ जिससे भी जुड़ना चाहेंगे से आप जुड़ पाएंगे। टेलीग्राम पर फॉलो करना ना भूलें, @PV सरजी, PVSIRJI। टेलीग्राम पर हमारा चैनल है, उससे आप जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पर हमारा चैनल है प्रवीण वैष्णव पीवी सर के नाम से सर्च करेंगे आप उससे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर पीवी सर जी सर्च करेंगे आप वहां पर जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर @PV सर जी जो हैंडल है PVSIRJI, उसको डाल करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और ट्विटर पर, एक्स पर अगर आप हैं तो प्रवीण पीवी सर इस हैंडल को डालकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इन सभी प्लेटफॉर्म से आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। सारे बैचेस जो हैं और सारा कंटेंट जो है वो आपको ऐप पर मिलेगा, तो ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लें। बहुत सारा फ्री कंटेंट भी है यहाँ पर, जिससे कि आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। मैं अभी यूट्यूब पर जो है एनसीईआरटी पूरी की पूरी पढ़ा रहा हूँ। अभी कल मेरे पास में एक बच्चे का कमेंट आया कि सर आप यूट्यूब पे फ्री में क्यों पढ़ा रहे हो, आप जो है वो ऐप पर इस बैच को लॉन्च करो। मैंने कहा अभी तो मैंने बच्चों से प्रॉमिस कर रखा है कि अपन 6, 7, 8, 9, 10 की जो एनसीईआरटीज़ हैं चैप्टर बाय चैप्टर जो है वो मैं आपको कवर करवा रहा हूँ। अभी 6 क्लास की एनसीईआरटी 8 चैप्टर आपके कवर करवा चुका हूँ। और हर सब्जेक्ट का होगा वो, जिसमें 3 चैप्टर ज्योग्राफी के थे, 3 चैप्टर हिस्ट्री के थे, 2 चैप्टर आर्ट एंड कल्चर के थे, सारे के सारे हेरिटेज आर्ट एंड कल्चर वाले जो थे सारे के सारे आपको कवर करवाए जाएंगे 6 से लेकर 10th क्लास तक। यूट्यूब पर आपको लिए अवेलेबल है और उन सबके टेस्ट भी अवेलेबल है। टेस्ट सारे ऐप पर अवेलेबल है। हर एक वीडियो के नीचे आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक के ऊपर जो है वो आपको टेस्ट का लिंक मिलेगा। आप उस पर क्लिक करेंगे सीधा ऐप पर आपको ले जाएगा वो, वहाँ पर आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। टेस्ट भी पूरी तरीके से फ्री है। प्रीलिम्स के क्वेश्चंस, प्रीलिम्स में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जैक्टली वैसे ही पैटर्न पर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो आप उसके साथ में जुड़ सकते हैं। बहुत सारा कंटेंट फ्री में अवेलेबल करा रखा है। स्पेशली एनसीईआरटीज तो पूरी ही जो है चैप्टर बाय चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूँ। ऐसा भी मुझे लगता है कई बार फ्री के वे जो ज्ञान होता है उसकी वैल्यू नहीं होती। बच्चा बैच खरीदता है तो उसको एक फीलिंग आती है कि हाँ हमें पढ़ना है, फ्री में तो पढ़ा होगा वह आज नहीं कल पढ़ लेंगे, शायद ये भी मानसिकता जो है वो काम कर रही है, जिसकी वजह से उसको ज़्यादा बच्चे देख नहीं रहे और बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि सर आप यूट्यूब पे फ्री में मत पढ़ाइए, ऐप पर जो है वो पेड बैच लेकर आइए उसमें पढ़ाइए। ठीक है, बच्चों की डिमांड है, बट मैंने अभी कमिटमेंट कर रखा है कि यूट्यूब पर आपके लिए फ्री सेशंस रहेंगे, वो आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। अभी तो सारे के सारे सेशन रहेंगे। राइट। ओके राजकुमार, आपने 2 बार ऑप्शनल पढ़ा है मुझसे। ओके।
तो अब सेशन को यहीं एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। नेक्स्ट सेशन में आज हमने मेन बॉडी के बारे में बात करेंगे, कैसे एक मेन बॉडी लिखी जाए, इसका कंक्लूजन निष्कर्ष कैसे लिखा जाए, ये हम नेक्स्ट सेशन के अंदर बात करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।